करंट स्टार्ट। कल कहाँ तक आ गए थे हम? सेकंड लॉ करना है। सेकेंड लॉ, थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, सेकेंड लॉ लिखिए। ठीक है, इसको लॉ ऑफ एंट्रोपी कहते हैं। पहले एक काम करते हैं, एंट्रोपी समझते हैं। एंट्रोपी का मतलब होता है रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम। ठीक है, कि अगर कोई सिस्टम कितने नंबर ऑफ स्टेट्स में रह सकता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल और क्या प्रोबेबिलिटी है उस स्टेट में रहने की। जैसे फॉर एग्जांपल एक बॉक्स है और इस बॉक्स के अंदर 4 एटम है और चारों इस तरीके से अरेंज्ड है। ठीक है, और ये गैस है। ठीक है, और लेकिन ये रह कैसी भी तरीके से अरेंज सकते हैं, है ना। एंट्रोपी हम ज़्यादा तब मानेंगे कि जब वो रैंडमली, मतलब रैंडमली, जितना रैंडमनेस उनमें हो सकती है ना, कि अगर हमने इस पूरे बॉक्स को 4 हिस्सों में बांट दिया, है ना, तो ज़्यादा प्रोबेबल स्टेट क्या है कि वो सारे के सारे इस तरीके से रहेंगे, ना कि इस तरीके से। गॉट इट। तो एंट्रोपी क्या है? मेजर ऑफ रैंडमनेस, कि कितनी कोई चीज़ रैंडम है। अगर रैंडम है तो विच मीन्स एंट्रोपी हैज इंक्रीज्ड। ठीक है, अब क्या था कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कह रहा था हमारा, कि एनर्जी कभी चेंज, मतलब सिर्फ चेंज हो सकती है, डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। बट ये चीज़ तो नहीं बता रहा कि सर्टेन तरीके से एनर्जी फ्लो कर ही क्यों रही है। फॉर एग्जांपल कि मैंने एक कांच का ग्लास यूं उठाकर फोड़ दिया, ठीक है, और उसने एनर्जी डिसिपेट करी, हीट एनर्जी निकली जहाँ पर कॉलिजन हुआ, ठीक है, साउंड एनर्जी निकली और ये एनर्जी डिसिपेट हो गई, एनर्जी फ्लो हुआ, हमें दिखाई दिया, हमें ये पता लगा टोटल एनर्जी कंजर्व्ड है। पर ये फ्लो हुआ क्यों, ये तो हमें नहीं पता लगा। क्या हम वो सारी एनर्जी एक साथ ले आए, सारा मटेरियल एक साथ ले आए, वापस वो ग्लास बन जाएगा? ऐसा कभी नहीं हुआ। हमने ये करके देख लिया, एफिशिएंट हीट इंजन बनाकर देख लिया। और ये किस ज़माने की बात है? जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था, हर किसी को एफिशिएंट हीट इंजन बनाने थे। लोग ये सवाल पूछ रहे थे कि एनर्जी इसी तरीके से क्यों फ्लो हो रही है, हम एनर्जी कंजर्व क्यों नहीं कर पा रहे और एफिशिएंसी क्यों नहीं ला पा रहे इंजन्स की। और वहाँ से ये लॉ निकल कर आया क्या, कि किसी ने ये बोला कि दुनिया का ये नेचर है कि वो रैंडम होना चाह रहा है। क्यों होना चाह रहा है ये सब कोई पता नहीं। ये जितने भी फिजिक्स के लॉ हैं, किस ज़माने, चाहे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हो, उससे लेकर थर्मोडायनेमिक्स के लॉ तक, क्यों की बात ही नहीं कर रहा है। ऐसा हो रहा है, बस क्यों हो रहा पता नहीं। ठीक है, गॉड बिलीविंग साइंटिस्ट हैं सारे, फिजिसिस्ट्स। ठीक है, ये जो लॉ बना रहे हैं गॉड बिलीविंग फिजिसिस्ट हैं, जो कह रहे हैं भाई ईश्वर ने लॉ बनाकर छोड़ दिए। ठीक है, और जो ये काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं हमें नहीं पता, है ना। तो ये था हमारा लॉ। चलो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखते हैं। देखो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है जी, मैं थर्मोडायनेमिक्स मतलब फ्लो ऑफ हीट समझ रहे हैं हम। फ्लो ऑफ एनर्जी क्यों होता है, कैसे होता है। आपने एनर्जी समझी है? एनर्जी क्या था, क्या? अच्छा, वर्क याद है? वर्क क्या होता है? वो एनर्जी को मतलब कर लेते हैं, उसको वर्क ही बोलते हैं। तुम पढ़ा तो रहे थे आप? हाँ, पढ़ा तो रहा था मैं। जिसमें प्रेशर लगे, जिसमें फोर्स लग जाए, हाँ, फोर्स लगे और डिस्प्लेसमेंट हो जाए तो वर्क हो गया। तो वर्क होता है कि फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, एफ डॉट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, ये होता है वर्क। ठीक है, कि किसी चीज़ को मैंने यूँ उठाकर सरका दिया, ऐसे करके ये वर्क हो गया। ठीक है, अब ये वर्क कब हुआ? जब हमने कोई एनर्जी उठाकर लगा दी। ठीक है, ये हो गई एनर्जी।
ठीक है, हम क्या समझना चाह रहे हैं, अब एनर्जी फ्लो क्यों कर रही है, ठीक है, कि मैंने उठाकर इसको सरका दिया, ऐसा हुआ क्यों, ठीक है, उस पर जाना चाह रहे हैं। अब हम तो चलो कॉन्शियस बीइंग है, ठीक है, वैसे स्पॉन्टेनियस एनर्जी जो हो जाती है, जैसे कि हमने कल थर्मोडायनेमिक्स में सिर्फ इतनी सी बात पढ़ी थी कि एनर्जी कंजर्व्ड रहती है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, क्या कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एनर्जी कहीं नई एनर्जी आ गई, क्रिएट हो गई, या पुरानी एनर्जी कुछ है डिस्ट्रॉय हो गई, ठीक है, ऐसा कभी नहीं होगा। तो फर्स्ट लॉ क्या कह रहा था, फर्स्ट लॉ सिर्फ इतनी सी बात कर रहा था, फर्स्ट लॉ सिर्फ इतनी सी बात कर रहा था कि एनर्जी पूरे सिस्टम की वो कैसी होगी, हमने एक पर्सनल अकाउंट बना दिया था हर सिस्टम का, ठीक है, जिसके अंदर की एनर्जी स्टोर हो सकती थी, जैसे इंटरनल एनर्जी, ये एक बॉडी की इंटरनल एनर्जी है, उसको हम यूज से दिखाते हैं, ठीक है। इंटरनल एनर्जी कितनी होती है, हमने उसको जितनी हीट दी उसके नीचे आग लगा दी, हीट दी, ठीक है। इंटरनल एनर्जी क्या है, वो सारी हीट उसके इंटरनल एनर्जी में स्टोर होती गई, उसका पर्सनल अकाउंट है, हीट अकाउंट, ठीक है। फिर हमने उसके ऊपर वर्क करा, हमने उसके ऊपर प्रेशर लगाया, कुछ करा, ठीक है, उससे भी उसका टेम्परेचर बढ़ा होगा, वो भी एनर्जी हमने उसके अंदर लगा दी। भाई हमने किसी चीज़ पे ये वर्क कर दिया, मैंने एनर्जी लगाई, ये एनर्जी कहीं ट्रांसफर हुई होगी, है ना। क्यों, फर्स्ट लॉ क्या कह रहा है कि एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। अब मैंने वर्क तो लगा दिया, तो ये एनर्जी कहीं तो गई, कहाँ गई एनर्जी, ये भी इसके अंदर गई होगी। तो इंटरनल एनर्जी क्या होता है, टोटल हीट और टोटल वर्क डन। हमने कितनी उसको डायरेक्ट हीट दे दी, ठीक है, और फिर उसके ऊपर कितना वर्क डन कर दिया, और हमने ये बताया था कि ये जो इंटरनल एनर्जी है, इसका अगर हमें अंदाज़ा लगाना है कि कितनी है, तो हम उसका टेम्परेचर देख लेते हैं, अगर हीट चेंज हुई है तो टेम्परेचर चेंज हुआ होगा, ठीक है। अभी तक बात खाली इतनी हुई है, और कैसे टेम्परेचर चेंज हुआ होगा ये हम अपनी इस क्लास के लास्ट में देख लेंगे, ठीक है। हम देखेंगे कैसे स्टेट ऑफ मैटर चेंज होता है, कैसे टेम्परेचर चेंज होता है, ठीक है। हमने ये सारे डिस्कशन कर ली थी, लेकिन एक डिस्कशन नहीं हुई, क्या कि ये सारा हीट फ्लो होगा ही क्यों, ठीक है, कि ऐसा होता ही क्यों है कि कोई गर्म चीज़ है वो एनर्जी में हीट देती ही है, कभी लेती नहीं, माँ अगर ले भी ली होती उसने हीट तो भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, हीट ले ली, ठीक है, खुद का टेम्परेचर बढ़ गया, ये तो कंजर्व हो गई एनर्जी, पर ऐसा हो क्यों नहीं रहा, ठीक है। ये सारी चीज समझाने के लिए आ रहा है क्या, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वो कह रहा है कि हमेशा सिस्टम रैंडम होना चाह रहा है। क्यों होना चाह रहा है हमें नहीं पता, बस होना चाह रहा है। क्या कर रहा है वो, कि कभी भी अगर एक बॉक्स है और 4 एटम एक बॉक्स के अंदर नहीं रहेंगे, वो रैंडम रहना चाहेंगे, ये मोस्ट प्रोबेबल स्टेट है। इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे नहीं रह सकते, रह सकते हैं, बट ये लाइक्लीहुड बहुत कम है। ये तो 4 एटम में तो फिर भी ये लाइक्लीहुड है, जब हम मतलब 10 की पावर 20, एक पानी के ग्लास में पता है कितने एटम होते हैं, 8 × 10 की पावर 24, इसके आसपास कुछ। जब इतनी सारी चीज़ों की जब हम बात करते हैं, तो ये इसकी सारे के सारे एटम ग्लास के एक कोने पे इकट्ठे हो जाए, ये इम्प्रॉबेबल, मतलब इम्प्रॉबेबल आउटकम है ना। उसमें मोस्ट रैंडम आउटकम क्या है, जनरली जैसे वो रहते हैं कि ग्लास में फुल करके रहेंगे, है ना, ये गैस है, हम लोग ये सारे का सारा पानी उठाकर बॉईल कर दिया और एक बैग में डाल दिया, और वो रैंडमली हर जगह रहना चाहेगा, ठीक है। ये है एंट्रोपी। एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज होना चाहती है, मतलब रैंडमनेस हमेशा इंक्रीज होना चाहती है। रैंडमनेस जो है वो हमेशा इंक्रीज स्टेट में जाना चाहेगी, ठीक है। व्हाट इज एंट्रोपी, एंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ रैंडमनेस, ठीक है। सबसे पहली चीज तो हम ये लिखेंगे, साइड में कहीं नोट बना लो बॉक्स में, व्हाट इज एंट्रोपी, एंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ रैंडमनेस। is a measure of randomness or disorder in the system. ठीक है, अब हम सेकेंड लॉ की मेन स्टेटमेंट लिखेंगे। सेकेंड लॉ लिखो, जिसको हम लॉ ऑफ एंट्रोपी बोलते हैं, कि द टोटल एंट्रोपी of an isolated system
always either increases over the time, always either increases over the time, increases over the time, or may remain constant. हाँ, या तो रेंडमनेस या तो मोस्ट रेंडम आउटकम ऑलरेडी अचीव हो चुका है, ठीक है, तो रेंडमनेस और ज़्यादा नहीं बढ़ सकती। मतलब अगर हमने मतलब ऐसा हो गया है कि रेंडमनेस इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकती थी, तो ऑलरेडी रेंडम है, मोस्ट रेंडम है, ये रेंडमनेस अब डिक्रीज नहीं हो सकती, ठीक है। लेकिन अगर और ज़्यादा रेंडमाइज होने की प्रोबेबिलिटी है तो वो इंक्रीज ही होगी, ठीक है। कॉमा लगा कर लिखो, अनलेस an external source of energy is supplied to decrease its randomness. मतलब अगर आपको रेंडमनेस उसकी डिक्रीज करनी है तो एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स पर लगाना पड़ेगा। कैसे? कि जैसे गैस तो बहुत रैंडम है, गैस को कभी भी आइस तो बनना ही नहीं चाहिए था, पर हमने वाटर वेपर को आइस बनते देखा है, पहले वो लिक्विड बनता है, रेंडमनेस डिक्रीज हो गई क्योंकि गैस तो रैंडम है, फिर वो लिक्विड बने और फिर हमने उसका आइस बना दिया, है ना, क्रिस्टल स्टेट, वो तो मूव ही नहीं कर रहे, रेंडमनेस डिक्रीज कर दी। ऐसा करने के लिए हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी, अपने आप स्पॉन्टेनियसली नहीं होगा अगर मोस्ट रैंडम स्टेट में है। एक बार टेम्परेचर अचीव हो गया, आइए गुड मॉर्निंग, ठीक है, एक बार रेंडमनेस अचीव हो गई, वो हटेगी नहीं जब तक हमने एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस कोई क्रिएट नहीं करा है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाई है या प्रेशर नहीं लगा दिया, वर्क डन करना पड़ेगा, उसके ऊपर एनर्जी लगानी पड़ेगी, तब हम उसको वापस मतलब डी रैंडमाइज टाइप का कुछ कर सकते हैं, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसके इम्प्लीकेशन क्या है? ये जो सेकेंड लॉ है ना, इसके इम्प्लीकेशन फिर तगड़े हैं। क्या क्या इम्प्लीकेशन है? पहली चीज़, ये तो पहले सबसे बड़ा इम्प्लीकेशन यही है कि चीज़ें रैंडमाइज हो रही हैं, ठीक है। अगर हमने ये कहा कि अगर एक्सटर्नल एनर्जी लगानी पड़ेगी, है ना, ये एक्सटर्नल एनर्जी लगाने के लिए हम मतलब कर क्या रहे हैं? एक्सटर्नल एनर्जी लगाने का मतलब पता है क्या है? कि इन ऑर्डर टू क्रिएट ऑर्डर समवेयर वी आर स्प्यूइंग आउट डिसऑर्डर समवेयर एल्स। गॉट इट? ओवरऑल सिस्टम की एंट्रोपी और ज़्यादा इंक्रीज होगी। मतलब कोई अगर कहे ना कि भाई आपका रूम हमेशा गंदा क्यों रहता है, ठीक है, तो आप ये बोल सकते हैं इन ऑर्डर टू क्रिएट एन ऑर्डर वी हैव टू स्प्यू आउट डिसऑर्डर समवेयर एल्स, ठीक है। हम ये नहीं करना चाहते इन्वायरमेंट के साथ, समझ रहे हैं कि अगर आपको ऑर्डर क्रिएट करना है, डिसऑर्डर इज द लॉ ऑफ नेचर, इन ऑर्डर टू क्रिएट एन ऑर्डर यू हैव टू क्रिएट डिसऑर्डर समवेयर एल्स, ठीक है। ये एक इम्प्लीकेशन है लॉ ऑफ एंट्रोपी का, कि अगर आपको आइस बनानी है, आपने एनर्जी लगाई, रेफ्रिजरेशन का एक हीट पंप लगाया, वहाँ से उठाकर हीट आपने करा क्या? हीट कंज्यूम करी ना वहाँ से। जब हीट आपने उठाई, हीट क्या है? ये एक एनर्जी है, इसको कहीं और स्प्यू आउट करोगे, जब और स्प्यू आउट करोगे इस हीट को, ये कहीं और डिसऑर्डर क्रिएट करेगी। आप समझ रहे हैं? हाँ, ये इनफैक्ट लाइफ मतलब कुछ फिजिसिस्ट इसको इस तरीके से देखते हैं, लाइफ क्या है? लाइफ इज अ स्ट्रगल अगेंस्ट एंट्रोपी। सब कुछ डिसऑर्डर होना चाह रहा है, बट समहाउ लाइफ प्रोसेसेस सेल्यूलर माइक्रोबायोलॉजी वगैरह करके कुछ करके प्रोटीन बना दे रहे हैं, डीएनए बना दे रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर दे रहे हैं ऑर्गेनिज्म को, एटम्स को इधर उधर से खींच के कुछ बिल्ड कर दे रहे हैं। हैं? क्या? अच्छा, हाँ हाँ हाँ, इनफैक्ट एंट्रोपी का एक इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन यह है कि टाइम वुड ऑलवेज मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, इट कैन नेवर मूव बैकवर्ड, बिकॉज बैकवर्ड क्या है? क्योंकि टाइम ये कह रहे हैं कि रैंडमनेस हमेशा इंक्रीज होगी। अगर रैंडमनेस इंक्रीज हो रही है और अगर हम टाइम में पीछे जा रहे हैं तो रैंडमनेस डिक्रीज होना शुरू हो गई। रैंडमनेस डिक्रीज हो नहीं सकती आइसोलेटेड सिस्टम की, सेकंड लॉ कह रहा है, विच मींस टाइम वुड ऑलवेज मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। इसके बहुत मतलब सेकंड लॉ के सबसे तगड़े इंप्लीकेशंस हैं। इनफैक्ट लिखते हैं, चलो इंप्लीकेशंस लिखते हैं ऑफ सेकंड लॉ।
हाँ, हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं। ये आपके लिए न्यूज़ है। चलिए, सबसे पहला कि एक तो ये कि ऑल नेचुरल प्रोसेसेस मूव टुवर्ड्स ग्रेटर डिसऑर्डर। ये तो डायरेक्ट इम्प्लीकेशन है, ये तो हम समझते ही हैं, है ना। दूसरा, हीट कैनॉट फ्लो स्पॉन्टेनियसली, हीट कैनॉट फ्लो स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम ए कोल्डर सिस्टम टू अ वार्मर सिस्टम। कोल्डर टू वार्मर। हाँ, वाई? सोचो ये सेकंड लॉ किस तरीके से अप्लाई हो रहा है यहाँ पर। हाँ, कोल्डर बॉडी में डिसऑर्डर कम है। कैसे? मैंने क्या बताया था, व्हाट इज टेम्परेचर? टेम्परेचर क्या है? मेजर ऑफ हीट। हाँ, मेजर ऑफ हीट, बट एक्चुअली हम क्या कर रहे होते हैं, वो है वाइब्रेशंस, है ना। व्हाट इज टेम्परेचर? अच्छा चलो एक बार ना डिटेल में लेते हैं टेम्परेचर को, डिटेल में लेते हैं टेम्परेचर है क्या माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। कि कोई चीज़ अगर हीट है ना, तो उसके एटम्स की ये जिगलीनेस बढ़ जाएगी, ठीक है। व्हाट इज टेम्परेचर? हमने जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखा था। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कह रहा था भाई? ये था जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, इफ ए बॉडी is at a thermal equilibrium with two other bodies, है ना, then those two bodies are at thermal equilibrium with each other. What it meant was कि अगर हमने पाथवे छोड़ दिया, खुला छोड़ दिया एनर्जी ट्रांसफर के लिए, ठीक है, मतलब जैसे ये लैपटॉप है, मैंने यूं करके टच करा, मेरे को हल्का सा वार्म लग रहा है, यहाँ पे हीट ट्रांसफर हो रहा है। अगर हीट ट्रांसफर हो रहा है, ये थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं है। अगर थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं है, हीट ट्रांसफर हो रहा है, विच मीन्स मेरे को महसूस हो रहा है, ठीक है, कि टेम्परेचर है। टेम्परेचर है क्या मतलब वहाँ जब भी टेम्परेचर होता है एक हीट ट्रांसफर होता है, ठीक है, ये चीज़ समझ आई। पर ये हीट ट्रांसफर कैसे हो रहा है? ये हो क्या रहा है? मतलब कोई एनर्जी ट्रांसफर हो रही है ऑब्वियसली। ये एनर्जी है क्या? ये है एनर्जी उस बॉडी के जो एटम्स हैं वो जिगल कर रहे हैं अपनी लोकेशन पे। अब वो अपनी वाइब्रेशंस लूज आउट कर देते हैं क्योंकि वो अपनी कुछ वाइब्रेशंस मेरे को दे दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या ये हीट ट्रांसफर हो रहा है? ये एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, और ये एनर्जी ट्रांसफर मेरे को महसूस हो रही है कि ये, और बहुत ही ज़्यादा हॉट कोई चीज़ है, मैं एकदम से लगाकर हटा ले रहा हूँ क्योंकि बहुत तेज़ी से हीट ट्रांसफर हो रही है। मेरे यहाँ सेल जल रहे हैं, वो उतनी तेज़ी से डिसिपेट नहीं कर पा रहे, ठीक है। न्यूरॉन्स ने ये अपनी टेंडेंसी बना रखी है, जब इतनी तेज़ी से हीट ट्रांसफर हो तो आपके जो ये सेल्स हैं सह नहीं पाएंगे, एकदम से हाथ हटाओ, हम हटा लेते हैं, ठीक है। तो क्या है कि टेम्परेचर का फ्लो, मतलब टेम्परेचर है क्या, ये मेजर ऑफ जिगलीनेस है, और ये क्या है, और मेजर ऑफ हीट फ्लो है, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं कि अब लॉ क्या कह रहा है? लॉ ये कह रहा है कि रेंडमनेस हमेशा इंक्रीज होगी, और इसका एक इम्प्लीकेशन हम ये कह रहे हैं कि हमेशा कभी भी ऐसा नहीं होगा कि स्पॉन्टेनियसली कोल्डर बॉडी से हीट फ्लो वार्मर की तरफ हो जाए। ये हम वैसे भी नहीं देखते। मैं जब भी इसको छूता हूँ मेरे को ये गर्म लगता है। कभी ऐसा नहीं होता कि मेरे को ये ठंडा लगे जबकि ये खुद गर्म है ना। ऐसा नहीं होता कि यहाँ से हीट ट्रांसफर उधर हो जाए, ये तो कभी नहीं होता। और ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि रेंडमनेस है, रेंडमनेस इंक्रीज होनी है, क्योंकि इसके जो एटम है वो ज़्यादा जिगली है, मेरे एटम वो कम जिगली है, समझ रहे हैं। और वो जो अपना रेंडमनेस है वो स्प्यू आउट कर रहे हैं। ये नहीं हो सकता मैं पहले से ऑर्डर दूँ, ठीक है, मेरे एटम पहले से कम मूव कर रहे हैं, वो और कम मूव करना शुरू कर दें जब मैं उसको टच करूं, ठीक है। ये कैसे हो रहा है? ये सेकंड लॉ कह रहा है। इसलिए कभी भी ऐसा हो नहीं सकता कि कोल्डर बॉडी से वार्मर बॉडी में हीट फ्लो हो। अंडरस्टूड है ना? कभी ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। एक इम्प्लीकेशन ये हो गया। फिर नेक्स्ट, डायरेक्शन ऑफ टाइम। नेक्स्ट इम्प्लीकेशन है डायरेक्शन ऑफ टाइम। हाँ जी, कोल्डनेस की जब नहीं, इसी तरीके से सोचो। कोल्डनेस क्या है? वार्म क्या था कि वहां से हीट फ्लो मेरी तरफ हो रहा है। कोल्ड क्या होगा? मेरी तरफ से हीट फ्लो उधर की तरफ होगा। मतलब वहां पे एब्सेंस ऑफ हीट है कि वहां पे मतलब टेम्परेचर नहीं है। तो हो क्या रहा है कि मेरे जो ज़्यादा वाइब्रेट कर रहे हैं एटम वो अपनी एनर्जी को स्प्यू आउट कर रहे हैं, है ना। कोल्डनेस क्या है? कोल्डनेस बस एक परसेप्शन है। किस चीज़ का? कि जब हम एनर्जी लूज करना शुरू करते हैं उस चीज़ का परसेप्शन है वो, बस।
ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ टाइम कि विद टाइम एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीजेस, and therefore its reversal is not possible, हर चीज डिसऑर्डर में चली हाँ, जाएगी आगे। मैंने एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीजेस बोला ना। हाँ ठीक है, क्यों? क्योंकि इससे फ्लो ऑफ टाइम रिवर्स क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर रिवर्सल पॉसिबल हुआ विच मीन्स एंट्रोपी का डिक्रीज होना पॉसिबल है, पर एंट्रोपी का डिक्रीज होना पॉसिबल नहीं है ना, कुछ भी पॉसिबल है। ठीक है, टाइम वुड ऑलवेज फ्लो इन द अपोजिट डायरेक्शन। की बिगिनिंग में यूनिवर्स तो कंप्लीट ऑर्डर में था, यस, ये भी एक इम्प्लीकेशन है। एब्सोल्यूट ऑर्डर। ठीक है कि हाँ, ये भी आप चौथा पॉइंट लिख सकते हैं, क्या एट द बिगिनिंग ऑफ टाइम देयर वाज परफेक्ट ऑर्डर। अब कैसा था, क्यों था, कैसे चीज़ें पैन आउट हुई, देखो परफेक्ट ऑर्डर ही कैसे आया, हमें कुछ नहीं पता। उसके बाद का कुछ ठीक है, हमें बस ये पता है उसमें कुछ हुआ होगा, उसके बाद कुछ हुआ होगा, और हम यहाँ हैं और अब हम देख रहे हैं कि ऐसा हो रहा है। हमें खाली ये पता है अभी क्या हो रहा है, हमें ये नहीं पता तब क्या हुआ था। मतलब कुछ आइडिया है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, फिर इनएफिशिएंसी ऑफ ऑल प्रोसेसेस। यस, इनएफिशिएंसी। हाँ, ऑल प्रोसेसेस, सारे प्रोसेस इनएफिशिएंट होंगे, सारे। परफेक्ट एफिशिएंसी, आप एफिशिएंसी का मतलब क्या है? आपने जितना वर्क करा वो एग्जैक्टली उतनी हीट ट्रांसफर हो जाए, उतनी एनर्जी ट्रांसफर हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। एनवायरनमेंट में लॉस होगा ही, है ना। मतलब क्या है कि सम अमाउंट ऑफ हीट वुड ऑलवेज बी रिलीज इनटू द एनवायरनमेंट, है ना। तो इसका मतलब क्या है, लिखो सम अमाउंट ऑफ हीट वुड ऑलवेज बी रिलीज्ड some amount of heat would always be released in the environment. ठीक है, और एक और इम्प्लीकेशन है 7 कि इरिवर्सिबिलिटी ऑफ मोस्ट प्रोसेसेस। irreversibility of most processes। जैसे कि एक बार आपने दूध के अंदर पानी मिला दिया, अब पानी को अलग नहीं कर सकते, करना होगा तो फिर एनर्जी लगेगी। कैसे कर सकते हैं हम? कोई तरीका है दूध से पानी अलग करने का? हाँ, नहीं, उससे क्या होगा कि ऑयल भी अलग हो जाएंगे आप। हाँ, एवेपोरेशन एक तरीका है कि हम क्या करें, एवेपोरेशन करके कंडेंसेशन करते हैं। किसी एक ट्यूब में लें पूरा वेपर, उसको पास ऑन करें। आपको पता है कभी भी किसी चीज़ से पानी, मतलब साइंटिफिक तरीका क्या होता है? साइंटिफिक क्या मतलब लैब के अंदर तरीका क्या होता है किसी भी चीज़ में से पानी अलग करने का? कि आप इसको गर्म करते हैं, ठीक है, और इसको एक इसमें रखते हैं, एक ट्यूब पास करते हैं, और इस ट्यूब को पास करते हैं एक कंडेंसेशन ट्यूब के अंदर से। कंडेंसेशन ट्यूब क्या होते हैं? एक ग्लास के अंदर, ग्लास, ये भी ग्लास होता है, इस ग्लास के अंदर आप पानी छोड़ देते हैं ठंडा, है ना। तो होता क्या है कि यहाँ से जो वेपर जा रहे होते हैं ना वो ठंडे हो जाते हैं, और फिर यहाँ पे इसको ड्रॉप बाय ड्रॉप आपको पानी मिल जाता है। ठीक है, आप दूध से पानी अलग कर सकते हैं, बट ये स्पॉन्टेनियस नहीं था, आपको एनर्जी देनी पड़ी। तो आपने ये करने के लिए क्या करा? आपने एनवायरनमेंट में खूब सारी एनर्जी लूज कर दी। इम्पॉसिबल है कि आप वापस ऑर्डर क्रिएट कर पाओ, दूध से पानी अलग कर पाओ। ऐसा करने के लिए आपको और ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, और ज़्यादा रैंडमनेस एनवायरनमेंट में छोड़नी पड़ेगी। समझ रहे? तो लगभग इस लॉ ने बहुत सारे, जब ये आया था, जब भी कोई भी नया फिजिक्स में कोई चीज़ आती है ना, बहुत सारे साइंटिस्ट का दिल टूट जाता है कि अब हम ये नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसने बहुत सारे लोगों का तोड़ा था। ठीक है, लेकिन अच्छी बात क्या है, इससे इस पूरे प्रोसेस से
हमें एक मतलब वैसे तो इसका कोई एप्लीकेशन नहीं है सच, बट हम एटलीस्ट ये समझ पाते हैं कि हम मैक्सिमम कितने एफिशिएंट हीट पंप्स बना पाएंगे। ठीक है, कैसे डिस्कवर किया दोस्तों? ये तो ज़्यादातर लोगों मतलब ये इतना ज़्यादा वो है कि कई सारे लोगों ने मिल के ये बोला था और फिर फाइनली फिजिसिस्ट ने कहा कि इसने ये बोला, इसने ये बोला, इसका सबका मेन कंक्लूजन ये निकल कर आ रहा है। सेंचुरी में या फिर उससे पहले? 1800s में हुआ, 19th सेंचुरी में। ठीक है, जीरो लॉ आया था वो 16-17 सेंचुरी में आ गया था। ठीक है, 18th सेंचुरी में आ गया था ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम वाला। ठीक है, 1920 सेंचुरी में आते हुए ये सेकंड लॉ आ गया, और फिर 20th सेंचुरी में हम एक और थर्ड लॉ पढ़ते हैं, बट थर्ड लॉ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, सेकंड लॉ का सबसे बड़े इंप्लीकेशन है। ठीक है, नेक्स्ट एक टॉपिक लिखो इसी के अंदर, हीट पंप। हीट पंप। यस, हीट पंप, हाउ टू पंप आउट हीट। कुल मिलाकर हीट पंप की कहाँ ज़रूरत पड़ेगी? एसी में, है ना, रेफ्रिजरेटर में, है ना, कि हमें एक सिस्टम को ठंडा करना है। हाँ, कार में, हाँ, मतलब आप इस तरीके से सोचो कि हाँ, मतलब इंजन को कूल करने के लिए कूलेंट हमें चाहिए होता है, या इंजन छोड़ दो, अंदर का जो कैबिनेट है उसको कूल करने के लिए एसी चाहिए होता है। हाँ, है ना, तो जितने भी खैर जो भी हीट पंप है वो किस तरह काम करते हैं, है ना, तो हीट पंप लिखते हैं। ठीक है, और हीट पंप समझाने के लिए हम करेंगे क्या, एग्जाम्पल एसी का ही लेंगे कि एसी कैसे काम करता है। ठीक है, और फॉर सिंप्लिसिटी विल टेक अ विंडो एसी, विंडो नहीं तो हम चलो स्प्लिट एसी लेते हैं, कोई भी ले लो, क्या फ़र्क पड़ता है। चलो विंडो लेते हैं। विंडो क्या है कि छोटे से में सब कुछ आ जाता है ना, अच्छा लगता है देखने में। क्या होता है, इसमें दो फैन होते हैं, एक बाहर वाला फैन, एक अंदर वाला फैन। ठीक है, और दोनों जनरली एक शाफ्ट से कनेक्टेड होते हैं, कोई मोटर होगी मान लो जो इनको चला रही है फैन को। ठीक है, फिर एक कंप्रेसर होता है। ठीक है, काले रंग का हर एसी के अंदर रखा होता है कंप्रेसर। ठीक है, कंप्रेसर का काम क्या है कि, और यहाँ पे एक कॉइल होती है, इसको हम कॉइल बोल रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे एक और कॉइल होती है, इसको भी हम ऐसे लिख रहे हैं। ठीक है, ये मान लो है इनसाइड द रूम, या मान लो आउटसाइड द रूम। ठीक है, अब काम कैसे करेगा, कंप्रेसर के अंदर, कंप्रेसर और इस कॉइल सिस्टम के अंदर एक गैस होती है। ठीक है, जिसको हम रेफ्रिजरेंट बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसका काम है रेफ्रिजरेशन करने का, सिंपल नाम रख दिया। ठीक है, अब ये गैस को कंप्रेसर क्या कर रहा है कंप्रेस, सिंपल। ठीक है, एक बार को ये सारी चीज़ें हटाते हैं, ऐसा करते हैं। ठीक है, अब मेरे को बताना, हमने मान लो इस गैस को करा कंप्रेस। ठीक है, कंप्रेशन से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और इस गैस को हम इस वाले ब्लेड पर भेजेंगे। ठीक है, कंप्रेस करेंगे तो टेम्परेचर का क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, है ना। किसी भी चीज़ को हम कंप्रेस कर रहे हैं, वर्क मतलब लॉजिक लगाओ भाई, वर्क इज बीइंग डन ओवर इट, हम उसको पुश कर रहे हैं, है ना, विच मीन्स उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ गया, और टेम्परेचर बढ़ते ही ये इंक्रीज टेम्परेचर हो गया। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, और इस गैस को हमने भेज दिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भेज दिया, और इस कॉइल के अंदर क्या हो रहा है, वो आपने देखा होगा उसकी एसी के अंदर वो मतलब ब्लू कलर की खूब सारी पतली पतली फॉइल्स लगी होती हैं। देखा, एल्यूमिनियम की फॉइल्स होती हैं, फॉइल होती है। मतलब कभी भी एसी अगर खुलेगा तो उसके अंदर इस तरीके से खूब सारे फॉइल ब्लेड लगे होते हैं, उसके पीछे कहीं फैन छुपा होता है, बाहर की तरफ कुछ हवा मार रहा होता है। देखा कभी भी विंडो एसी के पीछे जाकर अगर आप देखो तो क्या दिखता है, नहीं पंखा तो आपको डायरेक्टली नहीं दिखता, पंखा नहीं दिखता कभी, है। या इवन अगर आपको स्प्लिट एसी में भी जो पंखा दिख रहा है, एक साइड पंखा दिख रहा है, दूसरी साइड एक जाली दिख रही है, जाली दिखती है ना, वो जाली एल्यूमिनियम की बहुत बारीक बारीक उसमें छेद होते हैं, आर पार भी आप नहीं देख पाते। कॉपर की होती है, कॉपर बहुत अच्छा एसी है तो कॉपर होगी, बुरा एसी है तो एल्यूमिनियम की होगी।
ठीक है, हमें क्या चाहिए कि इस कॉइल के अंदर से हम ये जो गैस वाली लाइन है ना, इसको पास कर रहे हैं। चाहिए तो रेफ्रिजरेटर के पीछे भी होता है। हाँ, रेफ्रिजरेटर के पीछे भी होती है ना। उसमें हम क्या कर रहे हैं, उसमें क्या है, लोहे की होती है। अगर लोहे की ना हो, कॉपर की और अच्छी। क्यों? हमारा काम क्या है, हमने इसको कर दिया कंप्रेस, टेम्परेचर बढ़ा दिया गैस का। हमारा मेन काम क्या है, इस हीट को बाहर छोड़कर आना है। बाहर छोड़कर आने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि इसको इतना कंप्रेस कर दो, पहली बात तो खूब सारा हीट हो जाए, और ये सारी हीट इस जाली पे पास ऑन हो जाए, जाली हो जाए गर्म, और इस जाली पे हम पंखा चलाएंगे। पंखा चलाएंगे तो क्या, पंखा चलाएंगे तो ये सारी हीट एनवायरनमेंट में निकल जाएगी, है ना। ये सारी हीट एनवायरनमेंट में निकल गई। अब ये गैस हो गई ठंडी, है। हाँ, रेडिएटर, इसको रेडिएटर कहते हैं एक्चुअली। कार में भी रेडिएटर इसी तरीके से लगा होता है, मतलब इंजन के जस्ट आगे। उसमें भी क्या है, वहाँ पे गैस नहीं यूज़ होती, वहाँ पे लिक्विड कूलेंट यूज़ होता है। वो इंजन से वो ग्रीन कलर का लिक्विड होता है गाड़ी में आगे की तरफ बोनेट में, ठीक है, वो निकल कर आता है रेडिएटर के पास। रेडिएटर के अंदर भी इसी तरीके से कॉइल होती हैं, उस पर पंखे लगे होते हैं, वो बाहर छोड़ देता है, फिर वो ठंडा जो वो है वो वापस इंजन के पास चला जाता है। वहाँ पे सिंगल साइकिल है, यहाँ पे ऑलमोस्ट ये डबल साइकिल है। देखते हैं क्या, हाँ, तो वो ही बॉयल होने लगता है। वो एक्चुअली जो लिक्विड होता है वो डिजाइंड नहीं होता है कि वो वेपराइज हो, है ना। इसलिए हद से ज़्यादा अगर गर्मी हो गई तो कूलेंट ही वेपराइज, मतलब बॉयल होना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये जो लिक्विड है, जो रेफ्रिजरेंट है, चाहे वो ये लिक्विड फॉर्म में हो या गैस फॉर्म में, हम चूज़ कैसे करते हैं कि उसको टेम्परेचर, मतलब वो उस टेम्परेचर स्टोर करने की कैपेसिटी बहुत तगड़ी हो। मतलब उसका टेम्परेचर तब राइज हो जब हम उसमें बहुत ज़्यादा हीट सप्लाई कर दें, है ना। जैसे पानी है, उसको बॉईल करना आसान नहीं है, बहुत देर तक बॉइलिंग करनी पड़ती है, तब जाकर वो बॉईल होता है। ये बहुत अच्छा कूलेंट है, पानी एक्चुअली एक अच्छा कूलेंट है ना। हमें जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही होती है, हम करते क्या, नहा लेते हैं। क्यों? पानी बहुत अच्छा कूलेंट है ना। वो स्टोर कर लेता है एनर्जी को, लेकर चला जाता है हमारी बॉडी से, ठीक है। खैर एनीवे, हमने प्रेशर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ गया, उस कॉइल से पास करा, इसने स्प्यू आउट कर दी सारी हीट, परफेक्ट, ठंडा हो गया। वो जो वेपर है वो ठंडा हो गया होगा, ठीक है। वो जो वेपर है, ठंडी वेपर, हम उठाकर ले जाते हैं इधर दूसरे इसमें। बस एक छोटा सा काम और क्या करते हैं, इनफैक्ट ये ठंडा इतना हो जाता है, कभी कभी लिक्विड हो जाता है, ठीक है, कि हमने उसकी सारी हीट निकाल दी और वो लिक्विड हो गया, ठीक है। हम फोर्स करते हैं इसको कंडेंसर, मतलब एक कंडेंसेशन वाल्व होता है, ठीक है, उससे पास कराते हैं, ठीक है, और हम फोर्स करते हैं इनफैक्ट ये और ज़्यादा गैस हो जाए, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो, अगर किसी चीज़ को लिक्विड से आप गैस बना रहे हो, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा? और ज़्यादा घटेगा। क्यों? देखो, अब क्या है कि अब हम हीट तो एक्सचेंज नहीं कर रहे एनवायरनमेंट से, और इस वाले लॉ पर आते हैं। इस वाले लॉ पर क्या है लॉ, फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ कि किसी भी चीज़ की जो इंटरनल एनर्जी होती है वो कितनी होती है, हमने जितनी उसको हीट प्रोवाइड करी और हमने उस पर जितना काम करा, वर्क करा, प्रेशर बढ़ाया, समझ रहे हैं। अब उसकी इंटरनल एनर्जी का अकाउंट कांस्टेंट है, उसमें से कोई हीट ली नहीं गई, डाली नहीं गई, ठीक है। हम क्या, अब जो इंटरनल एनर्जी का जो अकाउंट कांस्टेंट है, अगर हमने उसका डिसऑर्डर और ज़्यादा बढ़ा दिया है तो उसका टेम्परेचर कम हो जाना चाहिए ना, है ना। तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो टेम्परेचर और ज़्यादा कम हो गया, ठीक है। अब ये बहुत कोल्ड लिक्विड बन चुका है, ठीक है, या इनफैक्ट बहुत कोल्ड गैस बन चुकी है। अब हम इसे अंदर वाली कॉइल से पास ऑन कराते हैं, एकदम सेम प्रिंसिपल है। वाटर में भी कहाँ उल्टा है? नहीं, इस तरह सोचो कि हम एक पिस्टन के अंदर वाटर को रखा हुआ है, ठीक है, बहुत कम पानी है यहाँ पर, और इस पिस्टन को ऊपर खींच रहे हैं, टेम्परेचर कम हो जाएगा, ठीक है। हम वहाँ प्रेशर कम कर रहे हैं, हम फोर्सफुली कर क्या रहे हैं कि इसको वेपर बनवाने की कोशिश कर रहे हैं। और वेपर कब बनता है? वेपर तब बनता है जैसे इवेपोरेशन है। क्या होता है कि वाटर का मॉलिक्यूल अपने आसपास के मॉलिक्यूल से हीट लेता है, एनर्जी लेता है, एब्जॉर्ब करता है, भाग जाता है, ठीक है। नीचे क्या छोड़ता है? ठंडा टेम्परेचर ना। एग्जैक्टली वैसा हो रहा है। क्या हमने इसका प्रेशर कर दिया कम, नीचे उसने क्या छोड़ा? चीज़ को ठंडा कर दिया। आप समझ रहे हैं? हमने यहाँ पे
क्या करा, लिक्विड से गैस बना दिया और ठंडा हो गया, मतलब वो मटेरियल ठंडा हो गया ना, है ना, वो मटेरियल ठंडा हो गया और उस ठंडे मटेरियल को इस कॉइल से पास कराया। मैं कह रहा हूँ उसको छोड़ दो, बाहर ये हीट छोड़कर आ गया, इतना ही सोचो, मान लो गैस ही है तो भी ठंडी हो गई वो गैस, ठीक है, वो गैस ठंडी हुई और हमने इससे पास ऑन कराई, इस कॉइल पे पास ऑन कराई और फिर से एक पंखा चला दिया और ये पंखा क्या करेगा, इस ठंडी हवा को अंदर छोड़ देगा, ठीक है। ये कौन सी हवा है, यहाँ पे हमने एक ये सील कर रखा होता है एक्चुअली, ठीक है, यहाँ से साइड से हवा आती है और ये बाहर से निकल जाती है। देखा होगा एसी का जो फ्रंट है इस टाइप का बना होता है ना, यहाँ पे ऐसा कुछ होता है और यहाँ पे ऐसा कुछ होता है, ऐसा होता है ना विंडो से, है ना, यहाँ से हवा अंदर जाती है, यहाँ से बाहर आ जाती है, ये पूरा सील्ड चेंबर होता है, यहाँ से अंदर गई, यहाँ से बाहर आ गई, ठीक है। इसने करा क्या, मतलब जो कमरे की गर्मी थी वो इस ठंड से पास ऑन हुई, हुआ क्या, हीट एक्सचेंज हुआ, क्या कि ये जो गर्म हवा थी ये तो ठंडी होकर यहाँ आ गई और खुद कमरे की जो गर्मी है वो कहाँ गई, वो इस कॉइल में आ गई, है ना, मतलब इसने हीट गेन करी, ठीक है। जो कमरा ठंडा था वहां से और ज्यादा हीट उल्टा ले ली। ऐसा क्यों कर पाया, क्योंकि यहाँ पे जो लिक्विड था इस सिस्टम के अंदर वो बहुत ठंडा था, ठीक है। अब ये वापस जाता है इसके अंदर, ठीक है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा नहीं है कि ये जो गैस है ये अभी बहुत ज़्यादा गर्म हो गई है, इस गैस को जब ये निकल रही होगी ना, आप हाथ लगाओगे अभी भी आपको ठंडी महसूस होगी, लेकिन जिस टेम्परेचर पे ये आई थी उससे तो गर्म हो चुकी है। क्यों, इसने खूब सारी गर्मी ले ली। अब कंप्रेसर क्या करेगा, इसको और गर्म करेगा, कैसे, उसको कर देगा कंप्रेस, बहुत ज़्यादा कंप्रेस करेगा, टेम्परेचर बहुत तगड़ा कर देगा, कितना 200-300 डिग्री सेल्सियस, फिर से वहाँ से पास ऑन करेगा, फिर ये वापस हीट छोड़ कर आएगा, फिर ये ठंडा हो जाएगा और फिर इसमें आएगा और ये साइकिल कंटिन्यूसली चलती रहेगी। बन गया हीट पंप। चाहे रेफ्रिजरेटर हो हमारा, कार का रेडिएटर हो, जो कुछ भी है, हर एक में इस तरीके से काम चल रहा है, ठीक है, बन गया हीट पंप। अब सवाल ये था कि हम इसको कितना ज़्यादा एफिशिएंट बना सकते हैं, और सेकेंड लॉ ने ये कहा कि हम कभी भी हद से ज़्यादा एफिशिएंट इसको कर नहीं सकते, ठीक है। हम मतलब करना क्या चाह रहे हैं कि हमने जितना कंप्रेस करा लिक्विड को, ठीक है, जितना कंप्रेस करा, क्या हम की सारी एनर्जी बाहर छोड़ कर आ पाएंगे, ठीक है। हीट पंप कभी भी 100% एफिशिएंट नहीं हो सकते, ठीक है। ये जो इम्प्लीकेशन है ये कहाँ से निकल कर आ रहा है, हमारा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ठीक है। बस ये जो 3 प्रोसेस है कि ये कैसे काम करता है, ये मैंने आपके नोट्स में वैसे दे रखे हैं, आपको ये चीज़ तो समझ आ गई, ठीक है। अगर आप चाहें इसका डायग्राम बना सकते हैं, बाकी ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसका ना मेंस में ना प्री में कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आया नहीं है हीट पंप पे पर्टिकुलरली, ठीक है, लेकिन पता होना चाहिए किस तरीके से काम करता है, इसलिए भी क्योंकि इन्वायरमेंट में थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है ये। बताओ क्यों इम्पोर्टेंट है इन्वायरमेंट में? हाँ, क्योंकि रेफ्रिजरेंट जो गैस है, वो गैस, इस रेफ्रिजरेंट गैस की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? नहीं, वो तो ठीक है, हमने यहाँ पे ऐसा सोचो कि हम 18th सेंचुरी में, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता एनवायरनमेंट को क्या हो रहा है, ठीक है। अब क्या प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं हम, कितनी कंप्रेस हो पाए, जितनी कंप्रेस हो पाए उतना वो एनर्जी स्टोर कर देगी, है ना। तो ऐसी गैसेस हमें मिली, और ये कौन सी गैसेस थी, ये शेविंग फोम में भी यूज़ होती थी, एकदम से अंदर खूब सार ऑर्डर्ड, हमने कैन के अंदर डाल रखा है कुछ, जैसे स्प्रे दबाया वाइट कलर का झाग निकल कर आया, है ना, हद से ज़्यादा एक्सपेंशन हुआ। ये जो कंप्रेशन का फिनोमेना है, ये कुछ गैसेस थी जिनका नाम था क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है। ये बहुत अच्छा इसको एग्जिबिट करती थी, बट प्रॉब्लम क्या थी, क्योंकि ये गैस, इनकी प्रॉपर्टी क्या है, ये हीट को स्टोर कर लेती हैं, बट ये प्रॉपर्टी एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छी नहीं है। क्यों? एनवायरनमेंट में जैसे ये लीक हुई, क्योंकि हमारे जितने भी एसी होते हैं परफेक्टली क्लोज सिस्टम तो नहीं होते, हम थर्मोडायनेमिक्स में परफेक्टली आइसोलेटेड या क्लोज सिस्टम की बात कर रहे हैं, बट ऐसा हो कहाँ रहा है, आइसोलेटेड कहाँ हो रहे हैं सिस्टम, उनमें कहीं कहीं लीक आ जाता है। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज होंगे एटमॉस्फेयर में, और एटमॉस्फेयर में रिलीज होने के बाद प्रॉब्लम ये तब होगी जब ये परसिस्टेंट रहें, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन बहुत ही स्टेबल कंपाउंड है,
एक बार वो एटमॉस्फेयर में चला गया कुछ टाइम के लिए अच्छा खासा परसिस्टेंट रहता है, और जब तक रहेगा तब तक जो एनर्जी है हमारी, जो ये अर्थ जो देता है, मतलब ग्रीन हाउस गैस की तरह काम करेगा, हीट ट्रैप करता रहेगा। हाँ, नहीं वो तो है ही, ये वो तो चलो ओजोन को कर रहा है कि फ्री क्लोरीन छोड़ता था, ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहा था। एक और चीज़, ये एटमॉस्फेयर में भी तो हीट ट्रैप कर रहा है, ये हाँ CO2 की तरह काम कर रहा है। ये ग्रीन हाउस गैस है, उसको रिप्लेस करा हमने क्लोरोफ्लोरोकार्बन को, फिर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन लाए, वो ओजोन लेयर को नहीं इम्पैक्ट कर रहा था, लेकिन वो फिर भी ग्रीन हाउस गैस है ना। तो रिसेंट टाइम्स में काफ़ी सारे कन्वेंशन हुए हैं कि हम किसी तरीके से जो एसीज का यूसेज है, एक तो यही कम कर दें, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का यूज़ कम करें, या फिर वो रेफ्रिजरेंट्स यूज़ करें जो कि या तो एनवायरनमेंट पर परसिस्टेंट नहीं है, या फिर वो इंफ्रारेड वाली हीट ट्रैप नहीं करते जो अर्थ दे रही है। ठीक है, मान लो हीट ट्रैप करते हैं, लेकिन उनका जो नेचर है हीट ट्रैप करने का, मान लो अल्ट्रावायलेट में है या रेडियो वेव में, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इतनी हीट नहीं ट्रैप कर पाएंगे। बट अर्थ जो हीट दे रही है वो ट्रैप ना करें एटलीस्ट। जियोथर्मल, हाँ 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 हाँ, यही तो है प्रॉब्लम कि जो थर्मल ये सॉरी इसको कहते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की आप बात कर रहे हो ना, कि सन की रेज ने अर्थ को गर्म करा, उसने इंफ्रारेड छोड़ा, इंफ्रारेड वाली रेडिएशन को ट्रैप करता है ना। तो मतलब ये एक ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा सेकंड लॉ। अब लिखते हैं थर्ड लॉ। हाँ जी, हीट पंप के लिए, हाँ वो बस सिंपल है कि वो चीज़ जो कि कोल्ड से हॉट में ये करे। चलो हाँ लिख लो, चलो हीट पंप इज अ डिवाइस that uses work to transfer heat from a colder body to a hotter one. है नहीं, फ्रॉम ए कोल्डर बॉडी टू हॉटर वन। ठीक है, मतलब हम एंट्रोपी के अगेंस्ट कुछ फाइट कर रहे हैं। यहाँ पे भी देखो कैसे काम कर रहा है लॉ ऑफ एंट्रोपी, भाई हम कोल्ड कर रहे हैं किसी चीज़ को। ठीक है, पर ये करने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि हीट बाहर दे रहे हैं, और हीट जब बाहर दे रहे हैं, अंदर जितना कोल्ड होगा उससे ज़्यादा हीट हम बाहर दे रहे होंगे। हाँ, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी लग रही है ना। तो तो इसको देखने का ये और तरीका है क्या कि यहाँ पे ऑर्डर क्रिएट करने के लिए हमने वहाँ डिसऑर्डर दे दिया। आप समझ रहे हैं, यहाँ पे ऑर्डर क्रिएट करने के लिए हमने वहाँ डिसऑर्डर दे दिया, और जितना ऑर्डर यहाँ क्रिएट करा उससे ज़्यादा डिसऑर्डर वहाँ क्रिएट कर दिया। क्यों? क्योंकि हमने खाली हीट बाहर नहीं करी, इलेक्ट्रिसिटी जो लगी थी कंप्रेसर को लगाने में, है ना, वो भी एज हीट, वो सारी एनर्जी हमने बाहर कर दी। हम रूम को ठंडा रखने के लिए एनवायरनमेंट नहीं, और कोई अप्रोच हो ही क्या सकती है? एनवायरनमेंट को ठंडा करने के लिए। ओह अच्छा, आप कह रहे हैं, हाँ तो इससे आप ये कह रहे हैं ना, मतलब कि हम मतलब जो क्या अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट हो रहा है, हाँ हाँ, ये कर सकते हैं, ये करा जा सकता है। बट फिर भी हमें कुछ तो ठंडा करना पड़ेगा। गर्मी जब पड़ती है मई की, वो बहुत ही ज़्यादा तगड़ी गर्मी होती है। आप चाहे जितना भी ठंडा कर लो, आपको और ठंडा करना पड़ेगा। किस टाइप की? हम क्या कर सकते हैं? हमारा जो बेस्ट तरीका था वो क्या था कि हम खूब सारा पानी पिएं और फिर पंखा चलाएं, और हमारी बॉडी नेचुरली एवेपोरेट करेगी स्वेटिंग से। ठीक है, बट हम उसकी जगह इस पर आ गए हैं। चलते फिर बनिए की दुकान क्या ये सब कुछ ब्लैक और वाइट और पूछ रहा था आटा और कुछ तो इसके पास आटा खत्म हुआ, ना चीनी चाहिए। इसके पास ये बनिए की दुकान चलता फिरता। ऊपर
ब्लैक वाले चाहिए और व्हाइट वाले ये चाहिए। डबल साइडेड टेप है क्या? आउट ऑफ स्टॉक है अभी। यार मैं नाश्ता नहीं करके आया, पराठा है क्या? नहीं आएंगे सर अगली बार। चलो अब लिखते हैं थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बस और क्या करना है? सर लिक्विड नाइट्रोजन में तो कूलिंग का हाँ हम ये काम कर सकते हैं। इनफैक्ट जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने न्यूज़ सुनी होगी, लिक्विड नाइट्रोजन कैसे हो सकता है? हार्मफुल अच्छा अगर टच कर दे तो ना नाइट्रोजन, वरना हार्मफुल नहीं है। तो कोई क्यों ही टच करेगा लिक्विड नाइट्रोजन? क्यूरियोसिटी, अच्छा हाँ ये पॉसिबल है। कोई रवि जैसा ही होगा सर। उसका दिमाग में जब भी आया क्यूरियोसिटी। गर्मी में नहाने के लिए हम ना देखो आपने ये सुना है कि हम 0 केल्विन बनाने की कोशिश करते हैं कभी कभी। 0 केल्विन क्या होता है? अच्छा हाँ एक और चीज़, चलो जब हम टेम्परेचर के इस पे आए थे तो एक एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर भी हम समझते हैं। टेम्परेचर क्या था, मैंने क्या बताया? एट माइक्रोस्कोपिक लेवल व्हाट इज टेम्परेचर? वाइब्रेशंस, एटम की वाइब्रेशंस, है ना? वो कितना हीट स्टोर कर रहे हैं, वाइब्रेशन के फॉर्म में स्टोर होती है हीट, ठीक है। और हमें महसूस कैसे होता है टेम्परेचर? जब ये अपनी वाइब्रेशन की एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। एनीवे अगर हम इसको वाइब्रेशन को कम कर दें, विच मीन्स टेम्परेचर रिड्यूस हो रहा है, और कम करते चले जाएं, क्या कोई ऐसा पॉइंट आएगा जब हम वाइब्रेशंस को एब्सोल्यूट 0 कर दें? ठीक है, मतलब आ सकता है, क्या पता हमें, हैं? हाँ मतलब अगर वाइब्रेशन एब्सोल्यूट रेस्ट पर आ गई, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, उस मतलब कि इस वो टेम्परेचर जहाँ से हम और ज़्यादा एनर्जी नहीं निकाल सकते, जब हम उसको किसी भी और ठंडे ऑब्जेक्ट से, मतलब उससे ज़्यादा ठंडा कोई ऑब्जेक्ट हो नहीं सकता, कि मिनिमम एंट्रोपी की स्टेट में कोई चीज़ पहुँच गई है। कुल मिलाकर बात यह है, जब मिनिमम एंट्रोपी की स्टेट पे कोई चीज़ पहुँच गई है, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट 0, ठीक है। और ये पता लगाया गया है कि एब्सोल्यूट 0 कब होता है? -273.1516 ऐसा कुछ केल्विन, मतलब डिग्री सेल्सियस होता है। हाँ जी, डिग्री सेल्सियस इस टेम्परेचर पे। और हाँ एक और चीज़, जितने भी दुनिया के ऑब्जेक्ट हैं उन सब को हम जब मिनिमम एंट्रोपी पे लाते हैं वो ये टेम्परेचर देते हैं है ना, विच मीन्स, और ये थ्योरेटिकली भी हमने निकाला हुआ है, ठीक है। और इसके बहुत क्लोज था, हम पहुंच चुके हैं, है ना, फ्रैक्शंस ऑफ, है नहीं एग्जैक्टली इस पे पहुंचने का मतलब क्या है कि आप उसे टच करने की कोशिश कर रहे हो। टेम्परेचर कैसे मेजर करते हैं? हम किसी चीज को टच करते हैं, वेन एवर यू टच समथिंग हीट ट्रांसफर होगा। यू कैन नॉट मेजर एब्सोल्यूट ये 0, है ना। ये तो फिर कि परफेक्ट ऑर्डर आ जाएगा। हाँ परफेक्ट ऑर्डर आ गया। अब आपने जैसे टच करा वो थोड़ी सी एनर्जी ट्रांसफर हो गई, वो नहीं कर सकते हम, हाँ तो परफेक्ट ऑर्डर आ गया। तो मतलब क्या है कि ये इसको हम कहते हैं ये एब्सोल्यूट 0, ठीक है। तो एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर लिख लो, इसकी कुछ डेफिनेशन लिख लेते हैं। It is the lowest possible temperature at which there is no heat or motion that is, it is at the lowest energy state. क्या? No heat or motion, no heat or motion at the lowest possible energy state. जो भी एनर्जी की स्टेट, ठीक है, एक इट अकर्स एट -273.15 डिग्री सेल्सियस। .15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एक और चीज़, ये दो चीज़ें हम अब मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये इस
उससे परे की चीज़ है, मतलब हमारे कॉन्टेक्स्ट की, एनसीईआरटी के कॉन्टेक्स्ट के भी परे की चीज़ है, क्योंकि आपने लिक्विड नाइट्रोजन का नाम लिया। इस टेम्परेचर पे पहुंचने के लिए हम अक्सर लिक्विड नाइट्रोजन को एज अ कूलेंट यूज़ करते हैं। ठीक है, लिक्विड नाइट्रोजन ठंडा होता है क्या? हाँ लगभग सबसे ठंडा होता है उसका, आई थिंक -210 समथिंग कुछ डिग्री सेल्सियस पे वो हाँ नाइट्रोजन टेम्परेचर, एक सेकेंड, अच्छा 196 -196 डिग्री सेल्सियस, वो तो -35 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड हो जाता है बस। ऑक्सीजन -186 183 कुछ ऐसा कुछ है, ठीक है, -180 समथिंग है, ठीक है, ऑक्सीजन का है। अब इस टेम्परेचर पर पहुंचने के लिए हम रेफ्रिजरेशन की एक मस्त टेक्निक यूज़ करते हैं, और ठीक एग्जैक्टली सेम एवेपोरेशन की टेक्निक है। ठीक है, क्या कि और ना मैं इसके ना मतलब किसी भी चीज़ का टेम्परेचर लोअर करना या परफेक्ट हीट ट्रांसफ़र करना, इसके कुछ बहुत मस्त मैकेनिज्म्स हैं। ठीक है, जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। क्या अच्छा हुआ है मेरे दिमाग में आ गया कि मान लो कोई सब्सटेंस है, इसको हमें -273 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचाना है। हम वही काम करेंगे कि भाई इसके ऊपर एक कॉइल वॉइल लगा दी, ठीक है, और उसको हम किसी पंप पे कर रहे हैं, पंप के थ्रू ले जा रहे हैं। यहाँ पे वो जो पंप है वो क्या है, ये भरा हुआ लिक्विड नाइट्रोजन से, ठीक है, और यहाँ पे हम यहाँ पे एक स्पीव आउट करके आ रहे हैं। ठीक है, कैसे करेंगे हम ये काम कि लिक्विड नाइट्रोजन है, ठीक है, लिक्विड नाइट्रोजन क्या करेगा कि अब लिक्विड, एक चीज़ आप समझें यार, ये करने के लिए क्या मेरे को लेटेंट हीट और स्पेसिफिक हीट समझाना पड़ेगा पहले, है ना, पढ़ाना ही पड़ेगा। एक काम करते हैं, पहले लिखो लेटेंट हीट और स्पेसिफिक हीट लिखो, या ऐसा करते, सुनो ऐसा करो, पहले थर्ड लॉ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, पहले थर्ड लॉ लिखते हैं, फिर लेटेंट हीट स्पेसिफिक हीट पढ़ते हैं, और फिर ये करते हैं कि इस टेम्परेचर पर हम कैसे पहुँचे। ठीक है, चलो पहले थर्ड लॉ लिखो। ठीक है, थर्ड लॉ क्या कहता है, एज द टेम्परेचर अप्रोचेस absolute zero, the entropy of the system approaches to a minimum. Entropy of a system approaches to a minimum. और एंट्रोपी क्या था, रैंडमनेस। ठीक है, तो रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम एकदम मिनिमम पे चले जाते हैं, एकदम ऑर्डर्ड परफेक्टली क्रिस्टल स्ट्रक्चर वो अचीव हो सकता है। हाँ जी, टू अ मिनिमम, बस टू अ मिनिमम, मैक्सिमल पॉसिबल ऑर्डर हो जाता है। टू अ मिनिमम एंट्रोपी मींस मैक्सिमल पॉसिबल ऑर्डर। अब उससे ज़्यादा और ऑर्डर्ड आप जा ही नहीं सकते, है ना, ये वो टेम्परेचर है जिसमें और ज़्यादा ऑर्डर क्रिएट ही नहीं कर सकते, कहाँ से चले जाओगे। एक क्वेश्चन है इसी पे कि जब हम किसी प्रेजेंस करते हैं इसको इसीलिए कूल करते हैं ताकि बच्चे, हाँ हम ये, आप ये कह सकते हो, क्यों, क्योंकि हम नहीं हम कुल मिलाकर क्या चाह रहे हैं, माइक्रोबियल एक्टिविटी वहाँ कम करना चाह रहे हैं, है ना। और माइक्रोबियल एक्टिविटी भी आप उसको अगर आप फिजिसिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, आप ये बोलोगे भाई हम रैंडमनेस जो है ना उसको कम करना चाह रहे हैं। क्यों, लाइफ व्हाट इट क्रिएट्स इज इट क्रिएट्स डिसऑर्डर, है ना। हम और ज़्यादा डिटेरियोरेट नहीं करना चाह रहे किसी चीज़ को, आप ये बोल सकते हो, है ना। ये सोचने का एक तरीका हो सकता है, बट ये मतलब एक्यूरेट तरीका नहीं है। हम कुल मिलाकर तो बस ये चाह रहे हैं पैथोजेंस ज़्यादा ना हो, है ना। कि कोई भी बॉडी अगर सड़ना शुरू हो जाती है, इसका मतलब पता है क्या है, कि वहाँ पे माइक्रोबियल एक्टिविटी स्टार्ट हो गई है। हम बस उसको लिमिट करना चाह रहे हैं, और ज़्यादा कुछ नहीं, है ना। बस इतना ही है, और ज़्यादा कुछ नहीं है। ये सिर्फ इतना सा है, और इससे ज़्यादा हम इसके डिटेल में नहीं जाएंगे। ये चीज़ थी, चलो। अच्छा, एक चीज़ और मैं लिखना चाहूँगा यहाँ पे, आइडियल गैस लॉ। एक आइडियल गैस लॉ लिखिए। ठीक है, ये लॉ है, किसी भी चीज़ को का टेम्परेचर हम घटाएंगे बढ़ाएंगे, प्रेशर घटाएंगे बढ़ाएंगे, क्या होगा। ठीक है, आइडियल गैस लॉ में सिर्फ एक इक्वेशन लिखो, PV = nRT।
PV is equal to nRT, where P is pressure, V is volume, N is नहीं number of molecules. अच्छा एक चीज़ और, ये जो आइडियल गैस लॉ है इट अप्लाइज ओनली टू गैसेस, है नहीं, गैस लॉ है, आइडियल गैस लॉ है ये. R इज द कांस्टेंट, ठीक है, और NT इज टेम्परेचर. ठीक है, इसकी फीलिंग ले लो लॉ की, क्या कि भाई प्रेशर कांस्टेंट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कोई भी चीज़. ठीक है, और जब भी हम इसको इमेजिन करना चाहेंगे हम हमेशा एक पिस्टन का एग्जांपल लेंगे. ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है. ठीक है, हमने ऊपर कोई वेट नहीं रखा, बस ऊपर किस चीज़ का वेट है, एटमॉस्फेयर का. ठीक है, अब अगर हमने टेम्परेचर दिया, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अंदर कांस्टेंट है, R एक कांस्टेंट मैंने पहले ही बताया. ठीक है, R कांस्टेंट हो गए, ये दोनों कांस्टेंट हो गए, टेम्परेचर मैंने बढ़ाया और प्रेशर कांस्टेंट है, तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, है ना. क्यों, टेम्परेचर बढ़ा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, इक्वलिटी की दूसरी साइड है ये, है ना. ये चीज़ बढ़ाई तो वो चीज़ बढ़ेगी, लेफ्ट हैंड साइड बढ़ा तो राइट हैंड साइड को बढ़ना है, राइट. तो टेम्परेचर बढ़ाया तो वॉल्यूम बढ़ेगा, हमने प्रेशर कांस्टेंट रखा हुआ है. इन केस हमने यहाँ पे ये थोड़ा सा स्क्रू कर दिए पेच कि भाई तुम पिस्टन ऊपर नहीं जाओगे, तो वॉल्यूम हमने कर दिया कांस्टेंट. ठीक है, अब अगर टेम्परेचर बढ़ाया क्या होगा, तो अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा, है ना, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड वो राइट हैंड साइड बढ़ाया तो लेफ्ट हैंड साइड को बढ़ना है. ठीक है, अगर हमने कह दिया कि भाई टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, टेम्परेचर कैसा नहीं बढ़ेगा, हमने यहाँ पे एक बड़ा मटेरियल डाल दिया, हीट सिंक. ठीक है, जो कि मान लीजिए 35 डिग्री सेल्सियस पे है, 35 डिग्री सेल्सियस पर है ना. अगर ये गर्म भी हो गया तो हीट ले लेगा, अगर ये ठंडा भी हो गया तो हीट दे देगा, 35 पे रखेगा उसको. ठीक है, ऐसा कुछ कर दिया हमने, टेम्परेचर रख दिया कांस्टेंट, ये सब कुछ कांस्टेंट है. अगर प्रेशर बढ़ाएंगे और ऊपर से हमने कोई स्क्रू वगैरह नहीं लगाया, कुछ नहीं है, ऊपर नीचे पिस्टन जा सकती है, प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा. ठीक है, मतलब अंदर, इसके अंदर का प्रेशर हमने बढ़ाया है ना, हम गैस के अंदर के प्रेशर की बात कर रहे हैं. मतलब इस तरह सोचो कि हमने वॉल्यूम कम करा तो अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा, वॉल्यूम ज़्यादा करा तो प्रेशर कम हो जाएगा, है ना, सिंपल. तो ये जितने भी रिलेशनशिप्स हैं वो सारे इस लॉ से गवर्न हो जाते हैं. ये फेयरली एक्यूरेट लॉ है. ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम सिचुएशन में थोड़ा सा फेल होना शुरू हो जाता है, वो बात अलग है. ठीक है, चलो ये चीज़ हो गई. अब हम आते हैं हीट कैपेसिटी पे. हम कह रहे हैं हाउ टू चेंज स्टेट ऑफ मैटर. ठीक है, या कितनी हीट कोई स्टोर करता है, कोई भी मटेरियल है ना. हम हीट कैपेसिटी अभी बात करने वाले हैं. अब हीट कैपेसिटी क्या हो गया कि हमने ये बताया कि अगर हमने हीट देना शुरू करा किसी चीज़ को, उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी उसकी बढ़ेगी. ठीक है, और क्या कहते हैं, कितनी एनर्जी बढ़ सकती है ना, ये है उसकी हीट कैपेसिटी. ठीक है, और जैसे फॉर एग्जांपल वाटर वेपर ले लेते हैं. ठीक है, वाटर वेपर को हमने और हीट करा तो उसका और टेम्परेचर बढ़ जाएगा. ये हीट कहाँ गई, उसने एज टेम्परेचर जो भी है स्टोर कर ली, इंटरनल एनर्जी की तरह स्टोर कर ली, है ना. आप कितना हीट दो 1 किलो ऑफ वाटर वेपर को और उससे कितना टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ये क्या है, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है ना. मान लो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज होने पे 1 किलो पानी के, 1 किलो वाटर वेपर के 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज होने पे हमें कितनी हीट सप्लाई करनी हुई, है ना. इसको हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक हीट ऑफ जो भी है वेपराइजेशन, ये स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस. ठीक है, अब एक सवाल, क्या ऐसा होगा कि 1 डिग्री सेल्सियस अगर उसकी टेम्परेचर कम हो जाता है ना. हमने अभी क्या करा, अभी तक जो अब हमने डिस्कशन करा कि हमने अंदर जो मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है, और वाइब्रेट कर रहे होंगे. ठीक है, और हमने करा क्या, इसका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा दिया. ठीक है, और ऐसा करने के लिए हमें इसको हीट देनी पड़ी. अब अगर इसका 1 डिग्री सेल्सियस हीट कम हो गई, टेम्परेचर कम हो गया, तो क्या उतनी हीट इसने बाहर फेंकी होगी, फेंकी होगी.
एनवायरनमेंट भी फेंकी होगी, बेशक हम नहीं कलेक्ट कर पाए वो बात अलग है, बट एनर्जी डिस्ट्रॉय तो नहीं हुई होगी, उसने उतनी ही एनर्जी बाहर फेंकी होगी, है ना। तो जो स्पेसिफिक हीट है एग्जैक्टली इस तरीके से काम करता है, और ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर में फॉर एग्जांपल हम जब बात करते हैं ना कि इस समय कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, ठीक है, जैसे ओशन का टेम्परेचर बढ़ रहा है, हमें पता है कि इससे क्या होगा कि ज़्यादा क्लाउड फॉर्मेशन होगा, हमें इससे ये पता है कि वेपराइजेशन तेज़ हो जाएगी, हमें पता है कि एयर का टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, है ना। और ये जो जितने भी सिस्टम है, ये एक बढ़िया सिस्टम, मतलब ये बढ़िया सिस्टम है जहाँ पे हम एक्चुअली थर्मोडायनेमिक्स एक्चुअली अप्लाई करते हैं आज भी, है ना। कि अगर उस एयर पार्सल का जो कि नीचे से ले उठकर ऊपर गया है, उसका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हुआ है, तो उसने क्या करा होगा, इस हीट को कहीं दिया होगा, है ना, ठीक है। तो एनीवे हम चलो एक ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, और ये ग्राफ इस रिलेशनशिप को समझाने की कोशिश करता है, ठीक है। पहले ऐसा करते हैं, पहले कुछ डेफिनेशन लिखते हैं, फिर ग्राफ बनाएंगे ग्राफ। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लिखो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और इसकी डेफिनेशन। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, it is the amount of heat required to raise the temperature of 1 kg of a substance by 1 degree Celsius. बाय 1 डिग्री सेल्सियस। 1 kg सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस हमें बढ़ाना है टेम्परेचर, कितनी हीट देनी पड़ेगी, उसको क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट, ठीक है। इसका एक इम्प्लीकेशन है इस बात का, क्या इम्प्लीकेशन है कि अगर हमने कोई सब्सटेंस लिया है, इसको अगर हमें 10 जूल देना पड़ा, मान लो एनर्जी 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, ठीक है, मान लो 10 डिग्री सेल्सियस से 11 डिग्री सेल्सियस पे ले गए, 11 से 12 ले जाने में कितनी हीट जरूर लगेगी, एग्जैक्टली 10 जूल, और 12 से 13 में ले जाने में कितनी लगेगी, 10 जूल। और ये एक लीनियर रिलेशनशिप है, ऐसा नहीं है कि यूनिफॉर्म आपको 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, क्योंकि डेफिनेशन क्या कह रही है, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है। 1 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस पे पहले से पहुंचा हुआ तब बढ़ाना है या 0 पे बढ़ाना है, कुछ नहीं लिखा हुआ। मतलब क्या है, ये लीनियर रिलेशनशिप है, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर जो भी स्टेट ऑफ मैटर है उसका आपको 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, आपको कुछ हीट देनी पड़ेगी, ये हमेशा कांस्टेंट होगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हॉटर को और हॉट बनाना है, उतनी और हीट दे दो, कोल्डर को एनर्जी उतनी लगेगी, ठीक है, समझ आ गया। ये हो गया स्पेसिफिक हीट, राइट। तो कहने का मतलब है, मान लो यहाँ हम वेपर पे थे, ठीक है, तो होगा ये ऐसा कुछ, हम हीट देते जाएंगे। मान लो यहाँ हम कह रहे हैं कि भाई टेम्परेचर पर आ गए, ठीक है, या टेम्परेचर नहीं, यहाँ पे हम जाते हैं हीट पे, यहाँ पे हम लिखते हैं एनर्जी या हीट, ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं टेम्परेचर, ठीक है। हम जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, हम जैसे जैसे हीट देते जा रहे हैं, वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। किसी भी तरीके से देख लो इस रिलेशनशिप को, ठीक है। ऐसा ही वाटर के साथ होता है कि हम उसका टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है, मतलब हमने 0 डिग्री सेल्सियस पे था पानी, ठीक है, उसको कुछ टेम्परेचर बढ़ाया। अच्छा, 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी वाटर होता है या आइस, दोनों, ठीक है, ये क्लियर है सबको? नहीं है तो अभी हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यही हम एक्चुअली अभी पढ़ना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, ठीक है, कि 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी पॉसिबल है, ठीक है, आइस भी पॉसिबल है। मान लो हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस का पानी है, उसमें हमने कुछ एनर्जी दी, टेम्परेचर बढ़ेगा 1 डिग्री सेल्सियस, वो हो गई उसकी स्पेसिफिक हीट। हमने उतनी एनर्जी जब और देंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस और बढ़ जाएगा, फिर और देंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस और बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। कब तक बढ़ता जाएगा? मैक्सिमम टेम्परेचर कितना पॉसिबल है पानी का? 100 से ऊपर कभी पानी देखा है आपने? नहीं देखा, देखना चाहिए, प्रेशर कुकर में होता है। हाँ, हम खोल के नहीं देख सकते, है ना। ये क्या है? ये एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर है सब कुछ, ठीक है। ये जितना भी हम स्पेसिफिक हीट बात कर रहे हैं, ये सब कहाँ पर है? ये एट स्टैंडर्ड प्रेशर है,
ठीक है, तो ब्रैकेट में एक चीज और लिख दो, एट स्टैंडर्ड प्रेशर, एट स्टैंडर्ड प्रेशर, ठीक है, जो कि 1 atm होता है ना। हम सब कुछ खुले एनवायरनमेंट में करते हैं, यहाँ पे 1 atm प्रेशर है, ठीक है। अब आप 0 से लेकर 100 तक ले गए, 100 से ऊपर नहीं ले जा सकते, ये इम्पॉसिबल है, ठीक है। और अगर आपने उसको हीट देना शुरू करा, वो 100 डिग्री सेल्सियस का पानी और हीट लेके वेपराइज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं होगा, सिर्फ वेपराइजेशन होगा। कब तक वेपराइजेशन होगा? जब तक सारा पानी उड़ नहीं जाता। तो आप कर क्या रहे हैं एक्चुअली, पता है क्या, मैंने ये गलत ही लिखा है, इसको उल्टा करना चाहिए हमें। हीट यहाँ आनी चाहिए और टेम्परेचर यहाँ आना चाहिए, ठीक है, कि टेम्परेचर कांस्टेंट है। हम तो हीट सप्लाई करते जा रहे हैं, हम हीट सप्लाई करते जा रहे हैं, लेकिन वो और ज़्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा। क्यों? पानी 100 से ऊपर जा ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है ना। ऐसे ही मान लो इसी डायरेक्शन में उल्टा, और कब तक ये 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाएगा टेम्परेचर? ये 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस से कब तक ऊपर नहीं जाएगा टेम्परेचर? पूरा गैस नहीं बन जाता। जैसे गैस बन गया, अब स्टीम का टेम्परेचर क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस एंड अबव, ठीक है। 800 डिग्री सेल्सियस की भी बढ़िया स्टीम होती है। उसको 800 डिग्री सेल्सियस की स्टीम को जब आप नोजल से किसी भी चीज़ पर आप डालेंगे, कोई भी चीज़ जल जाती है, ठीक है। 800 डिग्री सेल्सियस की स्टीम से आप मैच स्टिक जला सकते हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे वो कूलेंट का काम नहीं कर रहा। अब वो क्या है? एक रिजर्वायर ऑफ हीट है, वो किसी भी चीज़ को हीट देना चाह रहा है। हीट जैसे ट्रांसफर हुई, इग्निशन टेम्परेचर आया, मैच स्टिक का वो जल जाएगा, आप कागज जला सकते हैं स्टीम से, ठीक है। हम कितने भी हीट देते चले जाएं, वो सारी उसमें स्टोर हो जाएगी, पानी के अंदर सारी स्टोर हो जाएगी वो सारी हीट, ठीक है। उस हीट का आप कुछ भी करो। हम न्यूक्लियर पावर प्लांट में हीट यूज़ करते हैं, उनको क्या कहते हैं, टर्बाइंस को चलाने के लिए। हम कोल के पावर प्लांट में स्टीम को यूज़ करते हैं टर्बाइंस को चलाने के लिए। स्टीम इंजन ऐसे ही चलता है ना। इनफैक्ट आपको पता है हमारे देश में बहुत ही कम चीज़ों के लिए अलग से एक्ट है, बॉयलर्स एक्ट है हमारे देश में। क्यों? बॉयलर्स सबसे खतरनाक चीज़ें होती हैं अगर वो फट जाते हैं तो। नहीं, वो वहाँ उस प्लांट में भी बॉयलर्स थे, बट हाँ वहाँ पे भी एक चीज़ हुई थी कि बॉयलर ओवरहीट हो गए थे, उससे पानी नीचे चला गया था उन टैंक्स में जहाँ पे उन्होंने वो कुछ गैसेस स्टोर कर रखी थी। पानी के रिएक्शन की वजह से वो फट गया था, है ना। वहाँ पे भी बॉयलर, एक्चुअली वो एक बॉयलर डिजास्टर भी है, गैस डिजास्टर के साथ साथ भोपाल गैस ट्रेजेडी में, ठीक है। एनीवे, तो आपने हीट बढ़ाई, जब तक पूरा स्टेट ऑफ मैटर चेंज नहीं हो जाता तब तक आप हीट देते रहो, ठीक है। अब हमारे यहाँ थर्मोडायनेमिक के जो कॉन्सेप्ट हैं थोड़े से हिल रहे हैं, इनको वापस बचाते हैं। क्या प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे? हम हीट देते जा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा। हम कह रहे थे भाई इंटरनल एनर्जी में स्टोर हो जाता है। तो मतलब इंटरनल एनर्जी 2 टाइप की होती हैं, एक जो टेम्परेचर के फॉर्म में आती हैं, एक स्टेट के फॉर्म में आती हैं। कहने का मतलब है हमें ये तो बात पक्की है, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स को बचाना है हमें, देखो ये बात पक्की है, उसके इंटरनल अकाउंट में गई है ये एनर्जी। बट ये इंटरनल अकाउंट सिर्फ टेम्परेचर से हम मेजर नहीं करते, मतलब स्टेट ऑफ मैटर से भी फर्क पड़ता है, ठीक है। तो हमें कुछ नई चीज़ें यहाँ पे डालनी पड़ेंगी, सोचना पड़ेगा इसके बारे में, ठीक है। एक बार स्टेट ऑफ मैटर पूरी चेंज हो गई, उसके बाद वो और हीट और स्टोर करना शुरू हो जाती है, ठीक है। हम हीट का अकाउंट समझ रहे हैं। अगर हीट यहाँ से निकालना शुरू हुई, ये 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ जाएगा। अब 0 डिग्री सेल्सियस के बाद पानी तो बच नहीं सकता, तो होगा क्या कि वो धीरे धीरे आइस में कन्वर्ट होगा। हमने खूब सारी उससे और हीट निकाली। कब तक हीट निकाली? वो पूरा लिक्विड आइस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। जब पूरा ही आइस में कन्वर्ट हो गया और जब हीट निकालना चाहेंगे तो क्या होगा? आइस तो है ही, आइस 0 डिग्री सेल्सियस पर मान लो हमने यहाँ पे अचीव कर ली, इसमें से और हीट निकाल रहे हैं, रेफ्रिजरेशन कर रहे हैं हम, हीट पंप चलाए जा रहे हैं, फिर भी रुक नहीं रहे। वो तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना। टेम्परेचर और कम होगा, ये 0 डिग्री सेल्सियस की आइस और कम टेम्परेचर पे चली जाएगी, ठीक है। अब टेम्परेचर और कम होना शुरू हो जाएगा। यहां से लेकर यहां तक है वाटर, यहां से लेकर यहां तक है आइस, और इसके ऊपर क्या है? गैस। गॉट इट? समझ आया? ठीक है। अब बात यह है कि हमें कुछ देखना, भाई ये तो हमें समझ आ गया कि यहां से लेकर यहां तक कोई स्पेसिफिक हीट देनी पड़ रही है,
ठीक है, स्पेसिफिक हीट ऑफ, मान लो यहाँ पर है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर बोल देंगे उसको, यहाँ पर है स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपर बोल देंगे उसको, यहाँ पर है स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस बोल देंगे उसको, कि 1 kg आइस का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना है तो कितनी हीट देनी पड़ेगी, वो स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस हो गई। ठीक है, ये सारी हीट हमने प्रोवाइड कराई थी, यहां से लेकर यहां तक हमने स्पेसिफिक हीट प्रोवाइड कराई थी, स्पेसिफिक हीट ऑफ, जो हमने जो डेफिनेशन लिया जनरल लिया वो सब्सटेंस की है। ठीक है, ये स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस है, ये स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है, ये स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस है, सब कुछ बढ़िया। लेकिन ये वाली हीट कहां गई, इसका क्या करें? ये हमारा थर्मोडायनेमिक्स के लॉ तो मतलब गड़बड़ा रहे हैं, है ना। इसके इंटरनल अकाउंट में ये कौन सी हीट आई, तो हमें ये डिफाइन करना पड़ा। इसको हम क्या कहते हैं, ये वो हीट है जहां पे टेम्परेचर चेंज नहीं होता, ठीक है, बट हम स्टेट ऑफ मैटर को फिर भी चेंज कर रहे हैं। ये कौन सी हीट है, वो हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर ऑफ 1 kg ऑफ वाटर सपोज, या 1 kg ऑफ आइस सपोज। ठीक है, इसको हम कहते हैं लेटेंट हीट। ठीक है, इसको कहेंगे हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, कि 1 kg वाटर को, जो कि 100 डिग्री सेल्सियस पे पहले से है, इसको पूरे के पूरे को हमें वेपराइज करना है, कितनी हीट और लगेगी, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होगी। ठीक है, वो कितनी हीट लगेगी कि 1 kg ऑफ आइस को, जो कि पहले से 0 डिग्री सेल्सियस पे है, उसका बस स्टेट ऑफ मैटर 0 डिग्री सेल्सियस के ही 0 डिग्री सेल्सियस पे स्टेट ऑफ मैटर चेंज करना है, कि 0 डिग्री सेल्सियस की आइस से 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर बनाना है, कितनी हीट लगेगी, इसको हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। ठीक है, तो क्या है कि अब पूरा अकाउंट एकदम क्लियर है। वही वाटर के अकाउंट में क्या था, यहाँ पे कुछ हीट थी, हमने स्पेसिफिक हीट देना शुरू करा, 100 डिग्री वो 0 डिग्री सेल्सियस पे आ गया। ठीक है, लेकिन ये अभी भी आइस है, हमने और हीट दी, इसके अकाउंट में और ऐड करी, इसके अकाउंट में ऐड करने की वजह से, इस हीट की वजह से ये क्या हो गया, पूरा पूरा वाटर में बदल गया। और हीट हमने देना शुरू करा, टेम्परेचर भी बढ़ना शुरू हुआ, फिर रुक गए यहाँ पे, और हीट दी इसके अकाउंट में, तो फिर ये गैस बन गया सारा का सारा, पर 100 डिग्री सेल्सियस की गैस, गर्म गैस नहीं। फिर और हीट दी, तो अब ये कितनी भी गर्म गैस बन सकता है, एंड सो ऑन। समझ आया कैसे चल रहा है ग्राफ? ठीक है, तो अब इन सारी चीज़ों के लिए हम लिखते हैं डेफिनेशन। अच्छा, यहाँ पे हम क्या कि हर चीज़ की डेफिनेशन लिखने चलेंगे, बहुत सारी डेफिनेशंस हो जाएंगी। अब हम जरा ये देखते हैं आपको समझ आया कि नहीं। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर क्या हुआ, बताओ। वाटर, 1 kg वाटर, हाँ 1 kg वाटर को डिग्री सेल्सियस, अगर टेम्परेचर बढ़ाना है तो कितनी हीट चाहिए। और स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस क्या हुआ, बस वाटर की जगह आइस लिख देंगे हम। ठीक है, ए स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपर क्या हुआ, उसी जगह वेपर लिख देंगे, है ना। स्पेसिफिक हीट का कॉन्सेप्ट पता है हमें कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना है कोई भी सब्सटेंस का, लिक्विड, सॉलिड, गैस, वट एवर इट इज। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो लेटेंट हीट। लेटेंट हीट, और लेटेंट हीट में सबसे पहले लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और सबसे पहले तो ये डायग्राम बना लो। क्या ये बना लिया? बनाओ, सबसे पहले तो ये डायग्राम बनाओ, फिर डेफिनेशन लिखते हैं, क्योंकि इसको विजुअलाइज करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों को ज्योग्राफी नहीं हुआ है ना, गलती से भी इस कॉन्सेप्ट को भूलना मत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी ज्योग्राफी कम से कम 2 क्लास तक हम इसी चार्ट को बार बार बनाते रहेंगे, ये समझने के लिए कि क्या चल रहा है। जहाँ पे भी हमें बादल बनाने होंगे ये चार्ट आएगा, कोई कुछ भी वेदर फिनोमेना होगा ये चार्ट आएगा। क्या हुआ? हमारे बादल भी इसका ये चंद्रशेखर सर ने बताया था। हाँ, कोई बात नहीं, जब अगली बार ज्योग्राफी हो रही है होगी, कोशिश करूंगा मैं लूंगा, आप भी आ जाना।
अगर मैं लूँगा तो। अच्छा, आपके IR मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट हफ्ते या नेक्स्ट टू नेक्स्ट में स्टार्ट होगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें दूसरी क्लास नहीं मिल रही है, तो मैं जल्दी से जल्दी ये कराने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं नेक्स्ट हफ्ते में ख़त्म करा दूंगा साइंस, ठीक है। तो आपका IR स्टार्ट होगा और फिर हम छोटे मतलब 1-1 घंटे की ना एक्स्ट्रा क्लास कुछ और मतलब दूसरे सब्जेक्ट्स की ले लेंगे, जैसे पैरेलल में CSET ऐसे ये कराना शुरू कर देंगे। तो एक कोर एक नॉन कोर सब्जेक्ट इस तरीके से होता रहेगा, ठीक है। सीसेट करवा लो, ठीक है, क्योंकि मेरी मैथ इतनी अच्छी है ना, बस कर नहीं सकती। ठीक है। साइंस और मैथ में तो मेरी PhD है। इतनी कोशिश कर लो टॉप, हमेशा टॉप रहती हूँ, नीचे आई नहीं पाती सेकंड नंबर पे। आपने आज तक साइंस पढ़ी कैसे है? बड़ी ही नहीं, नहीं फिर भी मैं जैसे स्कूल में भी जब आप साइंस पढ़ते थे तो कैसे पढ़ते थे? 10th क्लास में सर ने मेन क्वेश्चन बता दिए थे, बेटा ये रट के चले जाओ, लेकिन तो वही क्वेश्चन आ गया किस्मत के, हो गई पास। पता है मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी, मेरे को क्लास में कुछ नहीं समझ आता था। तो इससे फ़ायदा ये हुआ कि मैंने NCERT की किताबें पढ़नी शुरू करी, क्योंकि क्लास में कुछ नहीं समझ आता था, और फिर मज़ा आ गया, और फिर सब समझ आ गया। बस उड़ान सके तो मटके वाली कहानी आ कौन सी क्लास में? हैं? कौन सी क्लास में? 7th में। अब वो पता है मैं 7th में मैथ और साइंस दोनों में फेल होने वाला था। मैं बस एक छोटी सी थ्रेड से बचा हूँ। मैं हर साल फेल होते होते बस बच जाता था किसी तरीके से। और सबने बचा लिया बस। मेरे को बहुत वार्निंग मिली है। एक बार तो 7th में ये वार्निंग मिल गई थी मेरे पिताजी को कि भाई इसको ऐसा है आप ले जाओ, इसके ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट पे हम पास लिख देंगे, ये इस क्लास में रहा तो पास नहीं हो पाएगा। तो 11th की फिजिक्स जैसा नहीं ये मेरे को 7th में मिला था। हाँ फिर मैंने पढ़ना स्टार्ट करा किताबें। मैंने मार्क्स छोड़ ही दिए, छोड़ो क्या करने मार्क्स का, फिर मार्क्स अपने आप आते रहे, वो बाई प्रोडक्ट बन गया। चलो खैर, तो अब हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की डेफिनेशन लिखते हैं। ये बन गया ना ग्राफ, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कि इट इज द अमाउंट ऑफ हीट required to convert या required to change 1 kg of a liquid, required to change 1 kg of a liquid to gas। वेपराइजेशन है ना, वेपराइजेशन मीन्स लिक्विड टू गैस, है ना, लिक्विड टू गैस बस। हाँ एट इट्स मतलब अब क्या कि वेपराइजेशन का इस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट हम बोल सकते हैं, या एट इट्स टेम्परेचर ऑफ वेपराइजेशन, है ना, या एट इट्स टेम्परेचर सिंपली, उस टेम्परेचर पे जहाँ पे भी वेपराइजेशन एक्चुअली अकर कर रही है ना। तो आप लिख देंगे एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, या एट दैट जो भी एट इट्स टेम्परेचर लिखो खाली, एट इट्स टेम्परेचर, टू गैस एट इट्स टेम्परेचर। और ये टेम्परेचर क्या है कि वाटर के केस में इसको हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, है ना। फिर लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। अच्छा हमने ये जो जितनी भी डेफिनेशन है ना वाटर के पर्सपेक्टिव में ही लिखी है ना। तो क्या हो रहा है कि वाटर आपका सेंटर है, तो आप कंडेंसेशन करेंगे ना जब उस साइड जाएंगे, उस चीज को कंडेंस कर देंगे। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि लेटेंट स्टेट ऑफ मेल्टिंग, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, कि हम आइस से वाटर की तरफ जा रहे हैं। लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग क्यों नहीं बोल रहे, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि लोगों ने वाटर से उधर जाने की कोशिश करी थी इनिशियली। इनफैक्ट ये बोलना कि लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग या लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, इनमें से कोई भी डेफिनेशन गलत नहीं होनी चाहिए, बट हम बाय कन्वेंशन उसको बोल रहे हैं बस, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, ठीक है। तो क्या होता है कि हीट रिक्वायर्ड it is the heat required to change one kg of ice into liquid, या 1 kg of solid into liquid,
of a 1 kg of a solid into a liquid without changing its temperature. है ना? और क्या, बहुत आसान। ठीक है, ये सिंपल हो गया। अब हम आते हैं वापस, हम यहाँ पे -273 डिग्री सेल्सियस अचीव, मतलब ये टेम्परेचर अचीव करना चाह रहे हैं 273 डिग्री सेल्सियस। कैसे अचीव करें? लिक्विड हीलियम से लिक्विड हीलियम का क्या टेम्परेचर होता है वैसे? तो इसकी बातों में बहुत याद है यार, हमेशा पता नहीं क्या बोलते हैं। कर सकते हैं -269, ठीक है, काफ़ी क्लोज है। हाँ एक्चुअली अब चलो ये मान लेते हैं, हमें यहाँ पे हमारे पास है हीलियम, हमारे पास है हीलियम, हमें लिक्विड हीलियम बनाना है। कैसे अचीव करें? वो तो खाली 4 केल्विन है, 4 केल्विन मतलब यहाँ -273 डिग्री सेल्सियस है, लिक्विड हीलियम आएगा -269 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा लो है टेम्परेचर। ये सुपर लो टेम्परेचर हम कैसे, वैसे सुपर लो टेम्परेचर वो होता है जो चंद फ्रैक्शन ऑफ केल्विन्स में आ जाता है, ठीक है, उसको हम सुपर लो टेम्परेचर बोलते हैं। एनीवे, हम ये टेम्परेचर अचीव कैसे करें? इसको अचीव करने का एक हमारे पास तरीका है। क्या कि जैसे हम एक काम करते हैं कि यहाँ पे हम लिक्विड नाइट्रोजन ले आते हैं, ठीक है, और लिक्विड नाइट्रोजन जब इस हीलियम के पास आएगी, हम क्या करें, वहाँ पे ना प्रेशर कम कर दें। ठीक है, जब भी हम प्रेशर कम करते हैं तो किसी भी चीज़ की बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, हम प्रेशर कम कर रहे हैं, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट लेते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे एक पिस्टन है और यहाँ पे लिक्विड नाइट्रोजन था और हमने इस पिस्टन को ऊपर की तरफ उठाया, प्रेशर कर दिया बहुत कम, है ना। अभी मान लीजिए यहाँ ये जो पानी है ना, इस पानी को अगर हम स्पेस में ले जाएंगे ना तो क्या होगा, प्रेशर ऊपर से कम हो जाएगा, उसकी स्पॉन्टेनियसली बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, या पानी को आपने वैक्यूम चेम्बर में डाला, है ना, अभी इस टेम्परेचर के ऊपर ये पानी है, ठीक है, लेकिन जब वैक्यूम चेम्बर में डालेंगे इसकी बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी। क्यों स्टार्ट हो जाएगी? अभी क्या है कि यहाँ प्रेशर है एटमॉस्फेयर का प्रेशर है जो कि इस लेवल को मेंटेन रख रहा है, इन एटम्स को निकल कर भागने नहीं दे रहा। ऊपर से आपने जैसे ही एटमॉस्फेयर हटाया तो क्या होगा कि ये जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं ये उठकर भागना शुरू कर देंगे, बॉयल होना शुरू हो जाएंगे। आप समझ रहे हैं? अभी क्या हो रहा है, अभी तो पूरा वेट ऑफ एटमॉस्फेयर ऊपर से लेकर यहाँ तक, इस पूरे एटमॉस्फेयर का वेट हमारे ऊपर लग रहा है और वही पानी के ऊपर लग रहा है। वो इसको यहाँ पे रखा हुआ है, वो उसने प्रेशर लगाया हुआ है, ठीक है, उसको दबा कर रखा हुआ है। जैसे ये वेट हट गया ये उबल सकता है। ठीक है, एक चीज़ बस ध्यान रखनी है, मैं क्यों बता रहा हूँ ये, कि जब हम प्रेशर डिक्रीज करते हैं, जब भी हम प्रेशर डिक्रीज करते हैं बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, कहने का मतलब है 35 डिग्री सेल्सियस पे क्या बॉइलिंग हो सकती है? हमने देखा कि हम याद है हमने क्या बोला था, ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर स्टैंडर्ड प्रेशर पे काम चल रहा है। हमने जो स्पेसिफिक हीट बोली, मैंने बोला कि भाई प्रेशर पे 1 atm पे होना चाहिए ये काम। ये स्पेसिफिकली मैंने 1 atm बोला ही क्यों? क्योंकि 35 डिग्री सेल्सियस पे मैं बॉइलिंग करा सकता हूँ। कैसे कराऊंगा कि हाँ, उसको उठाकर मतलब एक पिस्टन में डाला और बहुत लो प्रेशर कर दिया, पिस्टन को खींच लिया, अंदर बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी। है जी, लो करना है हमें प्रेशर, हाई में तो और ज़्यादा हम पुश कर रहे हैं, बी इन दैट स्टेट। बहुत ज़्यादा पुश कर दिया हम उसको सॉलिड तक बना सकते हैं। वी आर फोर्सिंग एटम्स टू स्क्वीज इनटू सिमेट्रिकल स्टेट, है ना। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर कर दिया तो हम उसको और ज़्यादा ऑर्डर्ड बना सकते हैं। ऑर्डर्ड बनाने का मतलब आइस, डिसऑर्डर्ड बनाने का मतलब गैस। हम जब प्रेशर कम कर रहे हैं और ज़्यादा रेयरर मीडियम उसको दे रहे हैं, एक्सपेंड करने की स्पेस दे रहे हैं, वो एक्सपेंड करना चाहेगा। क्योंकि हम उन्हें एक कैप्सूल के अंदर डाल कर रखते हैं जो कि 1 एटमॉस्फेयर पर है। जितना यहाँ पे प्रेशर है ना इस कमरे के अंदर का, हमने मान लो इसे सील पैक कर दिया, इसकी एक भी हवा को बाहर एस्केप नहीं करने दिया और इसको उठाकर स्पेस में ले गए, अंदर का प्रेशर अभी भी 1 एटमॉस्फेयर रहेगा।
दिक्कत ये होगी अगर यहाँ पे छेद हो गया, ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं है। हमने 1 एटमॉस्फेयर रखा, वो पानी रहेगा, ठीक है ना। एनीवे, तो हम क्या कर रहे हैं अब कि यहाँ पे लिक्विड नाइट्रोजन ला रहे हैं और उसका प्रेशर हम जानबूझ के लो कर रहे हैं। उससे क्या होगा कि कुछ लिक्विड नाइट्रोजन बॉयल हो जाएगी। और ये बॉयल कैसे होगी, ये एनर्जी कहाँ से आई बॉयल होने की, उसने आसपास के लिक्विड नाइट्रोजन के एटम से उठाकर एनर्जी ले ली। तो जो बचा हुआ लिक्विड है उसका टेम्परेचर का क्या होगा, कम हो जाएगा। भाई ये ऑलमोस्ट इवेपोरेशन है ना। पानी रखा हुआ है एक बकेट में, ठीक है, खुले में, अगर आपने बॉइलिंग वाटर भी रखा है, हवा चलेगी, वेपराइज होगा कुछ, और बचा हुआ ठंडा पड़ जाएगा। हम कपड़े इसलिए तो टांगते हैं सूखने के लिए, ठंडे पड़ जाते हैं वो, है ना। मतलब हम टांगते हैं तो सूखने के लिए, बट उसका एक रिजल्ट होता है ना कि गीले कपड़े ठंडे होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि वेपराइजेशन चल रही है। जो बचा हुआ है उसमें से हीट लेकर चुरा कर भाग गए कुछ एटम, है ना। हमने उस प्रोसेस को बस तेज कर दिया कि भाई हीट चुराओ, यहाँ से हीट चुरा ली, लिक्विड नाइट्रोजन और ठंडा हो गया। लिक्विड नाइट्रोजन कितना ठंडा हो सकता है, कितना भी ठंडा हो सकता है। इस वाले चार्ट की कोई लिमिट तो है नहीं, ना ऊपर की लिमिट है नीचे की लिमिट है। और नीचे की लिमिट है -273 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं जा सकता। हम क्या कर रहे हैं, उसको फोर्स कर रहे हैं और ठंडा हो जा। लिक्विड नाइट्रोजन हो गया ठंडा खूब, ठीक है। उस लिक्विड नाइट्रोजन को हम उठाकर इससे पास कराते हैं, ठीक है। जब इससे पास कराते हैं, ये अपनी जो हीट है उस लिक्विड नाइट्रोजन को दे देता है। क्यों, मान लो ये अभी -269 डिग्री सेल्सियस पे नहीं था, -200 पे था, हमने लिक्विड नाइट्रोजन को -220 का कर दिया। -200 वाली चीज़ -220 वाली चीज़ को हीट देगी जब तक थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता, ठंडा हो जाएगा। हम और हीट पंप कराते जाएंगे, रेडिएटर से वो निकालते जाएंगे। हम लिक्विड नाइट्रोजन को एज कूलेंट यूज़ कर सकते हैं लिक्विड हीलियम बनाने के लिए। एक बार लिक्विड हीलियम बन गया, उसको भी एज अ कूलेंट यूज़ कर सकते हैं और सुपर क्रिटिकली लो टेम्परेचर अचीव करने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ पॉसिबल है। मतलब सुपर लो टेम्परेचर हम कैसे अचीव करते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन वगैरह की मदद से। उसके लिए कूलेंट ही हो जाते हैं, है ना, जो आप बता रहे थे, ठीक है। कैसे बनाते हैं? हाँ जी, कंडेंसेट होते हैं वो साइंस। हाँ, जब हम उस टेम्परेचर पे पहुंच जाते हैं, अब वो ऑटोमेटिकली एक बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट है, ठीक है। हाँ, कोई भी सब्सटेंस अब सवाल आता है स्टेट ऑफ मैटर पे, ठीक है। ये अच्छी बात है कि हम क्योंकि स्टेट ऑफ मैटर कर रहे हैं, और ये सबसे बेहतर जगह होगी जहाँ पे हम इन स्टेट ऑफ मैटर को डिस्कस करें। कितनी स्टेट ऑफ मैटर होती हैं, वैसे तो 3 ही होती हैं, है ना, जो भी है 3 ही स्टेट ऑफ मैटर वैसे हमने देखी ना। क्या क्या, सॉलिड, लिक्विड, गैस। 3 में अंतर क्या है, डिफरेंस इंटरमॉलिक्यूलर टेम्परेचर का नहीं, क्योंकि हम ये कर सकते हैं कि 100 डिग्री, मतलब आयरन है 1000 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड है, पानी नहीं है ना। तो टेम्परेचर की वजह से नहीं होता। क्या है मेन डिफरेंस, एटम्स का अरेंजमेंट, है ना। अगर वो ऑर्डर्ड है, हाँ वही रैंडमनेस, अगर वो ऑर्डर्ड है सॉलिड है, लेस ऑर्डर्ड है लिक्विड है, बहुत कम ऑर्डर्ड है गैस है, ठीक है। लिक्विड और गैस दोनों फ्लूइड ही मानी जाती हैं, बस दोनों फ्लूइड में अंतर ये है। यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है, हम फ्लूइड मैकेनिक्स में ये कॉन्सेप्ट देखेंगे। क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है कि एक गिरती हुई ड्रॉपलेट अपने आप को स्फेरिकल रखना चाह रही है ना, मतलब क्या, वो सरफेस मेंटेन रखना चाह रही है ना। ये जो सरफेस मेंटेन रखने की उसकी टेंडेंसी है, इसको कहते हैं सरफेस टेंशन, ठीक है। कि अगर हमने एक ड्रॉप को डाल दिया कहीं पर, तो वो स्फेरिकल रहना चाह रही है। होना तो ये चाहिए ना कि भाई ग्रेविटी तुम्हें कह रही है बह जाओ, नहीं बहते तुम। ऐसा क्यों होता है कि एक डस्टी कारपेट के ऊपर ये हमें ड्रॉप कभी कभी दिख जाती है, उसे एब्जॉर्ब हो जाना चाहिए, ये नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि कोई प्रॉपर्टी है पानी की कि वो कह रही है कि भाई तुम अपनी सरफेस बनाकर रखो। आप समझ रहे हैं, है ना। या मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी तो और तगड़ा होता है। हो तो ये मर्क्यूरी, कभी थर्मोमीटर टूटा है, नहीं, तोड़ना मत, बट इसकी वीडियो यूट्यूब पे होंगी, वैसे देख लेना सेफली,
ठीक है। अगर कभी टूटे थर्मोमीटर, होगा क्या, इस तरीके से ना ये बॉल्स, थर्मोमीटर में के अंदर मर्क्यूरी होता है ना, वो और ज़्यादा सरफेस टेंशन बनाकर रखना चाहता है, ठीक है। उसकी बॉल्स यूँ रोल करेंगे, अगर यहाँ पे टूटा नहीं, वो बॉल्स उसकी रोल कर रही होंगी। लिक्विड है वो, अपनी बॉल्स बना रहा है, वो सॉलिड नहीं है। हाँ, उन दोनों को यूँ, अगर ऐसे दो बॉल होंगे ना, आप यूँ मिलाओगे और एकदम से यूँ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर बड़ी बॉल बन जाएगी। अब उसको रोल करो। हाँ, बना सकते हैं। इनफैक्ट आप उस पर यूँ ऊपर से प्रेस करोगे, 4-5 बॉल में टूट जाएगी। नहीं नहीं, आपको क्यों कहेगा वो तब होगा जब आप इंजेस्ट कंज्यूम करेंगे, प्रॉब्लम होगा। हाँ, खुद पॉइजनस नहीं है एक्चुअली, वो क्या है कि मेटल्स को अपने अंदर मिला लेता है, लेड वगैरह किसी भी चीज़ को इतना आसानी से किसी भी चीज़ का एमलगमेशन कर देता है। अब हमें पता नहीं कि उसके अंदर क्या मिला हुआ है, वो ज़्यादा पॉइजनस है। नहीं, वो फैट के अंदर स्टोर होता है, आपको 15 दिन के अंदर मार देगा वो, है ना, अगर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बन गए हैं उसके। तो मैं इस पे वीडियो भेजूंगा, एक साइंटिस्ट थे जो ऑर्गेनिक मर्क्यूरी के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। गलती से उनसे एक वाइल टूट गई, उन्होंने अच्छे खासा ग्लव्स पहन रखे थे और वो ग्लव्स के ऊपर लिक्विड मर्क्यूरी का ऑर्गेनिक कोई कंपाउंड था, वो गिर गया। ऑर्गेनिक कंपाउंड होने की वजह से एक प्रॉब्लम क्या होती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके बॉडी के अंदर, बॉडी की केमिस्ट्री के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, मेटेलिक कंपाउंड नहीं कर सकते। प्योरली अगर मर्क्यूरी मुंह के अंदर गया होता, वो आपको नहीं मारेगा, बट अगर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो क्या होगा, वो एब्जॉर्ब हो जाएगा बॉडी में, है ना, वो आपकी ब्लड फ्लो में जा सकता है। अब हुआ क्या, उस समय तो उन्होंने उसको इग्नोर करा, पर धीरे धीरे वो ब्लड फ्लो के अंदर जो गया होगा, वो फैटी टिश्यूज़ में स्टोर होना शुरू हो गया और हफ्ते भर में वो ब्रेन में आना शुरू हो गया और सीवियर सिम्टम्स दिखाने शुरू हुए। और इस बात का आइडिया उनको खुद को लग गया था, उन्होंने पूरी एक डायरी लिखी थी उन 15 दिन में कि क्या क्या हुआ। उन्होंने सारी ऑब्जर्वेशन लिखी कि आगे कभी किसी को कुछ हो ऐसा तो ये ऑब्जर्वेशन आपको देखने को मिलेंगी। तो पूरा एक थीसिस बना कर गई थी 15 दिन में, खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट। उन्होंने कहा जब हो ही गया है तो बढ़िया एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, मरना तो है ही, ठीक है। तो सॉलिड लिक्विड गैस में अब क्या है कि हम कह रहे हैं कि परफेक्टली ऑर्डर्ड हो गया सॉलिड, जो फ्लो कर रहा है वो लिक्विड या गैस। बस अंतर यह है लिक्विड और गैस में कि जो लिक्विड है वो अपनी सरफेस टेंशन मेंटेन करता है, ठीक है, और जो गैस है उसकी कोई सरफेस टेंशन नहीं है, ये डाइल्यूटेड होती है, गैस उड़ना शुरू कर देती है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है गैस को हम कंटेनर में नहीं रख सकते, सुपर डेंस गैसेस कंटेनर के अंदर आप डाल सकते हो। जैसे ब्रोमीन है, एट रूम टेम्परेचर गैस की तरह बिहेव करती है। आप एक कंटेनर के अंदर ब्रोमीन गैस डालोगे, आपको यहाँ हेजी कंपाउंड दिखाई देगा चारों तरफ, ब्राउन कलर का कोई गैस है जो अंदर बैठी हुई है, बस बहुत डेंस गैस है, ठीक है। आप एक कंटेनर के अंदर रख सकते हैं, लिक्विड को भी रख सकते हैं, इट टेक्स द शेप ऑफ द लिक्विड। इवन गैसेस कैन टेक द शेप ऑफ द लिक्विड इन दैट सेंस, ब्रोमीन ले लेती है, बट द ओनली पॉइंट इज इट कैन नेवर मेक ए सरफेस। ये अंतर है क्या गैसेस और लिक्विड में, क्या कि उनका सरफेस टेंशन नहीं होती गैसेस की, ठीक है, लिक्विड की सरफेस टेंशन होती है। समझ आ गया था? बस ये 3 स्टेट ऑफ मैटर हमें पता थी, क्यों, क्योंकि इसके डायग्राम थे हमारे पास कि भाई कैसे हमें चेंज करना है स्टेट ऑफ मैटर, सब कुछ हमें पता था। बट फिर क्या हुआ कि जब हमने इन कॉन्सेप्ट्स का यूज करके सुपर हीटेड चीजें बनाना शुरू करी तो हमें कुछ नई चीज मिली। फॉर एग्जाम्पल आग है, वो क्या है, वो गैस है या लिक्विड है? ऑब्वियसली लिक्विड सॉलिड तो है नहीं, वो हम मान कर चलते थे ये गैस है, ठीक है। बट आग को इतनी आसानी से हम नहीं बोल सकते वो गैस है, क्यों? क्योंकि हमारी बाद की अंडरस्टैंडिंग में ये समझ आया हमें कि आग बन कैसे रही है कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहे हैं, हमने हीट दी, ठीक है, आग जल रही थी, उसमें से खूब सारी हीट निकली, उससे हुआ क्या कि जो एटम्स थे उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए। और मैंने आपको बताया रेडिएशन कैसे मिलती है हमें, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जब इलेक्ट्रॉन वापस नीचे जाते हैं कुछ रेडिएशन देते हैं, येलो लाइट, ब्लू लाइट कैसे मिल रही है, ये सर्टेन एनर्जी लेवल्स के बीच के जंप्स हैं, ठीक है। जो जंप वापस हुआ, आपको कभी ब्लू लाइट मिली, ज़्यादा बड़ा जंप हुआ, कम जंप हुआ तो येलो लाइट मिली, और अलग अलग किस्म की आपको लाइट्स मिली, ठीक है। कुछ केसेस में इतना ज़्यादा, मतलब ये जो फ्लो है एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स और एक्साइटेड एटम्स का इतना तगड़ा फ्लो होता है कि एक्चुअली इट इज़
नॉट इवन एन एटम एनी मोर। मतलब वो क्या है, इट इज ए सी ऑफ प्रोटॉन्स इन अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इतने ज्यादा जंप हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इतना इतना छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं कि एक्चुअली अब इलेक्ट्रॉन्स बाउंड ही नहीं है एटम्स के साथ। जब इलेक्ट्रॉन बाउंड ही नहीं है एटम के साथ, हम ये स्टेट ऑफ मैटर तब कह रहे हैं कि भाई जब मॉलिक्यूल्स इस तरह हैं। जो पॉइंट ये है कि अब मॉलिक्यूल्स ही नहीं है। जब मॉलिक्यूल्स ही ना हो उस स्टेट ऑफ मैटर को क्या बोले, है ना। तो इसको हमने एक नया नाम दिया, इसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा। सन क्या है, सन गैस नहीं है, सन क्या है, प्लाज्मा, है ना। इट इज ए सी ऑफ प्रोटॉन्स इन अ, या सी ऑफ न्यूक्लियसेस इन अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब आपको ऐसी स्टेट ऑफ मैटर मिले उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा की डेफिनेशन लिखवा दूं। तो 3 स्टेट ऑफ मैटर होते हैं, पहले तो आप ये लिख लो। इसके अलावा हमें 2 स्टेट ऑफ मैटर और मिली हैं। ठीक है, लिखो प्लाज्मा, 4th स्टेट ऑफ मैटर, ब्रैकेट में 4th स्टेट ऑफ मैटर लिख लेना। ठीक है, इट इज अ हॉट चार्ज्ड स्टेट ऑफ मैटर made up of ions, electrons and neutral atoms. Ions, electrons and neutral atoms. तो ये स्टेट ऑफ मैटर का भाई, जब हमने इस लिमिट को टेस्ट करना शुरू करा, हमने इतना हीट कर दिया कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे इलेक्ट्रॉन ही छोड़ के भागना शुरू कर दिया। इतनी ज़्यादा हीट कर दिया। जब इतनी ज़्यादा हीट मिल जाएगी तो किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम के पास जाकर आपको क्या मिलेगा, प्लाज्मा। बहुत ज़्यादा हीट मिल गई। ठीक है, अब एक और स्टेट ऑफ मैटर पॉसिबल है। क्या पॉसिबल है कि हम जो आइस है ना, आइस को बहुत ज़्यादा वो करना शुरू करते हैं, कोल्ड। ठीक है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक और इस पे ना यूपीएससी में एक मेंस में क्वेश्चन आया है इनफैक्ट, इसको कहता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, सवाल ये था कि हाउ बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स हैज़ इन्फ्लुएंस साइंस, ऐसा करके कोई क्वेश्चन था, इस सेंस में आया था। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पे एक थे, शायद इनका नाम सत्येंद्रनाथ बोस था। ठीक है, और वो कर क्या रहे थे कि वो सुपर कूल्ड लिक्विड के, मतलब वो क्या है कि वो मतलब लिक्विड नाइट्रोजन से हमने चीज़ों को बहुत ज़्यादा ठंडा करना शुरू करा। ये इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इतने कोल्ड एनवायरनमेंट में मैटर किस तरीके से बिहेव करेगा, उसके इक्वेशंस को चेक कर रहे थे वो। और इक्वेशंस को चेक करते करते उन्होंने कुछ स्टैटिस्टिक्स बनाए कि इस टेम्परेचर पे ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इस टेम्परेचर पे ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए। उन्होंने ये जो क्लासिकल फिजिक्स है ना, थर्मोडायनेमिक्स, इसका पार्ट है, हमने देखा था पहले क्लास में, है ना। हमने क्लासिकल फिजिक्स के पार्ट बनाया ना, थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड डायनेमिक्स, मैकेनिक्स, लाइट, ये वो। ठीक है, तो वेव्स वगैरह, तो थर्मोडायनेमिक्स क्या था, एक क्लासिकल फिजिक्स का पार्ट है। उन्होंने इस पे जब क्वांटम फिजिक्स अप्लाई करना शुरू करा, उन्हें कुछ इंटरेस्टिंग रिजल्ट मिलने शुरू हुए। ठीक है, और ये रिजल्ट उन्होंने लेटर्स में लिख के आइंस्टाइन को दिखाया कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक और स्टेट ऑफ मैटर होनी चाहिए कि जब हमने किसी चीज़ को सुपर कूल कर दिया, यहाँ पर ले गए, तो होगा क्या, मैटर नहीं रहेगा। वो कह रहे हैं कि वो मैटर की तरह कम, वेव की तरह ज़्यादा बिहेव करना शुरू करेगा। वेव का मतलब, वेव को मैंने क्या बताया था, कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, बताओ। किसी भी चीज़ को हमें डिस्टिंग्विश करना है कि ये मैटर है, ये वेव है, क्या करेंगे, वेव की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, याद करो। हाँ, वो चलो ठीक है। एक्चुअली अगर कोई चीज़, मतलब कोई पार्टिकल वेव है कि नहीं, हम कैसे टेस्ट करें इसको, पार्टिकल को कोलाइड कराओ, अगर थ्रू एंड थ्रू निकल गया वेव है ना। कोलिजन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर, इंटरफेरेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ वेव। वो वेव आई, यूँ स्नैप हुई और आगे निकल गई, है ना, थ्रू एंड थ्रू एक दूसरे के निकल जाती हैं, ये होता है वेव। उनका ये कहना था कि जब उनके स्टैटिस्टिक्स में, उनके इक्वेशंस में ये निकल कर आया कि जब हम 0 केल्विन के आसपास आ जाएंगे ना, जब टेम्परेचर ड्रॉप करना शुरू करा, ठीक है, 0 केल्विन के आसपास आ गए, तो होगा क्या, ओके नहीं है ये 0 केल्विन है, ओके, तो जो मैटर है
वो हम ये सोच रहे हैं कि परफेक्ट एंट्रोपी की स्टेट आ जाएगी, है ना, कि भाई कोई चीज़ मूव नहीं करेगी। हाँ, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो ये क्रिटिकल टेम्परेचर है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये मैटर नहीं रहेगा। बोस ये कह रहे हैं कि ये वेवी हो जाएगा। वेवी हो जाएगा मतलब किसी वजह से हो रहा है कि ये वेव्स की तरह बिहेव करेगा, मैटर की तरह बिहेव नहीं। मतलब ये जो वेव मैं बना रहा हूँ ना, ये भी सही रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ठीक है, हमें नहीं पता इसका सही रिप्रेजेंटेशन क्या है, बट वॉट ही इज सेइंग इज इट वुड बिहेव एब्सर्डली, ठीक है, एज इफ इट इज अ वेव। इंटरफेरेंस स्टार्ट हो जाएगा। तो मतलब इसका मतलब क्या है, ये जितने भी एटम्स हैं इस लैटिस के अंदर वो सब वेव की तरह बिहेव करेंगे, मतलब सब एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करेंगे। मतलब ये एक्चुअली अब सॉलिड नहीं है, क्यों, अब ये वन बिग वेव है। आप समझ रहे हैं, एवरीथिंग हैज मर्ज्ड, ठीक है। ये मतलब इस पॉइंट, मतलब यहां पे आपको एब्सर्ड लग रहा होगा क्योंकि एब्सर्ड है, ठीक है। मेरे को भी नहीं पता इसको कैसे रियलाइज करें इस चीज को। जब बिल्कुल पास में थे सॉलिड, हाँ, कुछ गैप डाउन के बीच में वो गैप भी खत्म हो गया, वो सब कुछ मर्ज है, वो एक चीज हो गए हैं, ना सॉलिड लिक्विड गैस। वो डेफिनेशंस एब्सर्ड हैं, हम इसको सॉलिड लिक्विड गैस नहीं बोल सकते, ठीक है। उन्होंने कहा ये अलग ही स्टेट ऑफ मैटर है, और आइंस्टाइन ने एग्री करा, उस थ्योरी को और ज़्यादा आगे बढ़ाया, कुछ अपनी मैथमेटिक्स लगाई, और इस स्टेट को हम क्या बोलते हैं अब, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बी बोस आइंस्टाइन, टी ई कंडेंसेट, ठीक है। तो डेफिनेशन को बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट की। क्या it is a state of matter where a large number of particles are cooled to near absolute zero temperature, and they tend to merge into a single quantum object. ठीक है, एक सिंगल ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। किस वजह से बनते हैं, क्या बनते हैं, क्यों बन रहे हैं, पता नहीं, मैथमेटिक्स ये कह रही है बन जाएंगे, और हमने टेस्ट करके देखा वो बिहेव भी ऐसे कर रहे हैं जैसे सिंगल ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना है, ठीक है। खैर एनीवे, अब थर्मोडायनामिक्स आपकी इतनी थी, हम कल क्या करेंगे, फ्लूइड, और फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी पे हम जाना चाहेंगे। आज क्या तारीख हो गई, 17, और डेट क्या है, वो डे क्या है आज, वेडनेसडे, ट्यूसडे, गुड, वेडनेसडे, थर्सडे, फिर उसके बाद हमारे पास बहुत स्लो है। चलो ठीक है, आज की क्लास फिर इतनी। I don't know, but I think so. क्या आप लेना चाह रहे हैं?